हमारी बंद करें अभी फिलहाल बंद करें। इसको भिजवाओ ना जरा। इसकी क्या स्पीड आ रही है? कह रहे नेटवर्क बैंड जो है ना, एक मिनट है, मैंने तो बगैर मास्क के मेरे पास ना कनेक्टिंग टू बुखारी, ये इसको तो म्यूट करने की जरूरत नहीं है, इसको जरूरत नहीं, पार्टिसिपेंट्स हैं, चैट, शेयर स्क्रीन, कुछ भी नहीं मैंने करना है ना। जी सर। इसको बड़ा कैसे करूं? ये जब आएगा तब फिर ही होगा ना, जब उधर से आएगा। जी हाँ ये देख, ऑडियो में लगा, उधर हो जाओ, उधर बैठ जाओ। तो पता नहीं आवाज भी आती कि नहीं आती। हाँ अभी मीटिंग शायद स्टार्ट नहीं हुई। अरे आवाज पता नहीं है कि नहीं है यार, ये म्यूट तो नहीं। हेलो, इसकी टेस्ट आवाज ना करूं मैं? सर आपकी आवाज आ रही है, सही आ रही है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वो माइक पे एरो ये माइक्रोफोन, ये सेटिंग है, सेटिंग में जाए सर लास्ट में। आपकी आवाज सर सही आ रही है, खाली सर आपकी आवाज आ रही है सर। यहाँ से ऑडियो वीडियो खाली साहब की आ रही, मेरी आ रही है? देखो ना कम हुआ है। हाँ आपकी भी आ रही है, बिल्कुल दोनों। मेरी आवाज आ रही है? जी यस सर आपकी भी आ रही है। नदीम साहब आपकी आवाज आ रही है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? एक मिनट खैर। लाल आप जबरदस्त काम कर रहे हैं लाल। नहीं इधर ही है, जाना नहीं तक मेरी 10 साल पड़ेगी। ठीक है चलो ठीक है, मैं जरा वेबिनार पे हूँ। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग क्यों आ रहा है? एग्जिट फुल स्क्रीन, ये फुल स्क्रीन है ही नहीं। थोड़ा स्लो कर, इसकी आवाज आ रही है थोड़ा स्लो। अच्छा लाल, हमारे पास आज पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? 10 पार्टिसिपेंट्स नजर आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। शान जी क्या हाल है? कैन यू हियर मी? सर कैसे हैं सर? कैंडिडेट अभी ज्वाइन 10 लोग ज्वाइन के, बाकी भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं जी। मेरी आवाज, आपकी आवाज सर सही आ रही है, बिल्कुल ठीक। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, बिल्कुल ठीक आ रही है। एक्सीलेंट, तस्वीर भी ठीक आ रही है। बेस्ट सर, यो तो सर आप शुरू से स्मार्ट है ना। चले कुछ कर, अच्छा कुछ कर दिया है। हम तो आपको फॉलो करते हैं तो आप हमें स्मार्ट कह रहे हैं। नहीं सर, आप तो शुरू से। ये नदीम की भी आवाज आ रही है। चले, मेरी तस्वीर आ रही है खालिद आपको? अच्छा सर, आज हम कोशिश करेंगे 3 केसेस करें, लेकिन अगर डिस्कशन लंबी होगी तो हम 2 केसेस कर लेंगे। और इसमें हमारे पास मुख्तलिफ लोग हैं, जिसमें पेशावर की लड़की भी है, फैसलाबाद की भी है, एबटाबाद की है, इधर कराची, काफी सारे लोग हैं। तो लोग हमारे पास तकरीबन पार्टिसिपेंट बन जाते, कोई 40-50। आज मेरा ख्याल है फ्राइडे का इफेक्ट है, थोड़ा सा कम है
आपके पास लोग नहीं अभी सर वो शुरू हो चले जाएगा, हो जाएंगे मेरे ख्याल में। ये 5 मिनट सारा तक स्टार्ट है तो शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये सनाउल्लाह आप हैं? जी सर मैं हूं। अच्छा, आज हमने 2 एग्जामिनर बुलाए हैं। एक प्रोफेसर खालिद साहब हैं, खालिद महमूद साहब, जो कि LGH में होते हैं, वहाँ पे जो न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट है उनके हेड हैं, और टीचिंग में काफ़ी उनका नाम है, और काफ़ी जो उनकी जो स्किल्स हैं काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। और खालिद साहब शुरू से हमारे लिए काफ़ी होते हैं, जब हम स्टूडेंट से, और उस ज़माने में खालिद साहब AP थे लाहौर में, तो वर्कशॉप में हम उनको देखते थे कि यार काश हम भी जो है खालिद साहब की तरह हो जाए। तो उनकी टीचिंग काफ़ी फसी अंदाज में वो पढ़ाते हैं, बिल्कुल आपको कोई कंसेप्ट उसी टाइम पे बंदे क्लियर हो जाता है। नदीम साहब हैं, वो भी काफ़ी सीनियर एग्जामिनर हैं, सुपरवाइजर हैं, टीचर है हमारे। और ये लोग जो है ना शुरू से एग्जाम में होते हैं, तो इनसे हम काफ़ी सारे कुछ सीखेंगे, और आप लोगों को काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी इंशाल्लाह, एंड दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। तो सर हम पहला केस कर रहे हैं, दैट इज द कैंडिडेट इज डॉक्टर सनाउल्लाह, ही इज फ्रॉम आगा खान। और इसमें सर आप दोनों बीच में यानी जो भी कोई पूछना चाहे तो बेहतर है कि हम डिवाइड करें आपस में, एक बंदा प्राइमरी एग्जामिनर हो और दूसरा जो है ना उसमें बीच में जितने क्वेश्चन करना चाहे, जो पूछना चाहे तो कर सकते हैं। तो पहले केस में खालिद साहब, प्रोफेसर खालिद एग्जामिनर होंगे प्राइमरी, और नदीम साहब भी साथ होंगे, और सेकंड में इस तरह होगा। तो ये सब पहला जो डॉक्टर सनाउल्लाह साहब, वो हम उनको एक सिनेरियो देंगे, इस बेस पे उन्होंने हिस्ट्री भी लेनी है और एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स भी देखने हैं। मैंने लिंक पे जो है उस पे ऑन कर लें जूम, और डिस्कशन भी होगी। ये सिनेरियो जो से अपने मोबाइल पे कर लें। लाल रहमान सिनेरियो जो से कितनी देर का ये प्रेजेंट करेंगे हिस्ट्री, वही जो एग्जामिनेशन पॉइंट स्टाइल से जो है जिस तरह, या कुछ चेंज करेंगे? सर ये जो एग्जाम है, जो नया अभी सिस्टम है, ये 20 मिनट्स का एक ही लॉन्ग केस है ना, उसके मुताबिक डिवाइड ऐसा करना है कि 5 उसी तरह का आप करो। 5 मिनट्स में वो हिस्ट्री कंप्लीट करी, फिर उस पर थोड़ी सी डिस्कशन, फिर एग्जामिनेशन 5 मिनट्स में, और आखिरी 10 मिनट जो है ना हम वो मैनेजमेंट के लिए दे दें। तो इसमें अगर हम लंबा भी कर ले खैर है, क्योंकि उनको जरा गाइडेंस ज्यादा मिल जाएगी, उनकी जरा अच्छी सी। हाँ ये तो प्रैक्टिस है, ठीक है, प्रैक्टिस है, तो जिस तरह आप लोग करेंगे वही होगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, तो पहले हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा जी सर। अच्छा, मैंने एक चीज पूछनी है कि इसमें हमने प्योर एग्जाम के हिसाब से इनकी मार्किंग करनी है, या इनको साथ साथ गाइड भी करना है? सर मार्किंग भी करनी है, और आखिर में जब आप खत्म कर लें तो उसमें फिर पूरा उनकी जो गलतियां हैं वो सारे डिस्कस करनी होगी सर होगा। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट देन। ठीक है सर। तो ये इसमें हमें मार्क भी करना है लाल रहमान? यस सर, आप मार्किंग कर एग्जाम्स में बिल्कुल इस तरह, ताकि उनको पता चले कि वो क्या है। तो व्हाइट पेपर दे, ठीक है। So the first scenario, 35-year-old male patient presented to us with neck pain for 8 months, weakness left side of the body for 3 months, and walks with support. So this is the scenario for Dr. Sanaullah. Now, how will you take the history? First, I would like to introduce myself, treat the patient, and then after making the patient comfortable, I will take the biodata of the patient. सनाउल्लाह ऐसा है ना कि ये डॉक्टर फारूक जो है ना एज ए पेशेंट होंगे आपके सामने, आप इनसे हिस्ट्री ले सकते हैं कि क्या क्या जवाब आपको पूछना है। ठीक है। जी आपका नाम क्या है? जी आपकी आवाज नहीं आ रही सही। मेरा नाम फारूक है। जी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 35 इयर्स। ठीक है। आप सीधे हाथ से काम करते हैं, उल्टा हाथ से काम करते हैं? सीधे हाथ से काम। आपकी रिहाइश किधर है? यहीं कराची में रहता। और आप क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कब आए थे? मैं तो पहले भी आ चुका हूँ, मुझे तो 8 महीने से गर्दन में दर्द होता है। जी ठीक है। गर्दन में दर्द के अलावा आपको और कुछ है? साथ में उल्टी साइड की जो है ना वो कमजोरी भी आ रही है। ठीक है। आपकी गर्दन दर्द कब से? 8 महीने हो गए तकरीबन ये। ठीक है। ये दर्द मुसलसल रहता है या दर्द कभी कम कभी ज्यादा होता है? नहीं मुसलसल होता है दर्द, उसके बीच बीच में ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन रहता मुसलसल है, खत्म नहीं होता। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप इस दौरान बिल्कुल सही रहे हो? जी नहीं। ठीक है। मुझे बताइए कि दर्द कितना शदीद होता है? दर्द काफी ज्यादा होता है, मतलब बहुत शदीद नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई काम ना कर सकूं, लेकिन ये कि मुश्किल होती है काम करने में। अगर मैं कहूं कि 1 से 10 के स्केल पर आप मुझे बताएं, 1 बिल्कुल दर्द नहीं है, 10 के बहुत ज्यादा दर्द है, तो कितने स्केल पे लाई करता है? 6-7 तक होता है। ठीक है। दर्द जो है वो गर्दन के किस हिस्से में होता है? गर्दन के ये बस
पूरी गर्दन में रहता है, लेकिन नीचे वाले हिस्से में थोड़ा ज्यादा होता है। ऊपर वाले हिस्से में होता है? नीचे मतलब बीच में होता है और नीचे वाले हिस्से में ज्यादा होता है। ठीक है। इस दर्द आपको ये हाथों में जाता है आपके दर्द? दर्द हाँ, ये कंधों की तरफ जाता है। किस कंधे में जाता है? उल्टी साइड पे जाता है। उल्टी साइड के कंधे में? साइड आगे की तरफ जाता है, पीछे की तरफ जाता है कंधे में? नहीं, बस ये कंधे की तरफ आता है, पूरे कंधे की तरफ आता है। ज्यादा तो आगे की तरफ ज्यादा होता है। साथ में सुनपन होता है हाथों में? हाथों पे सुनपन भी है। मुझे बताएं, हाथों को कभी बोझ पड़ रहा था या आपको काम करने में कोई दिक्कत महसूस होती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कमजोरी तो है पूरे हाथों की, तो उसकी वजह से मुश्किल होती है, लेकिन फड़फड़ाना नहीं है। बटन बंद करने में या चाय का कप उठाने में जी उसमें मुश्किल होती है आपको? जी। ठीक है। खुद से खाना खा लेते? कभी कभी मुश्किल हो जाती है ज्यादा, अगर दर्द भी ज्यादा हो तो, लेकिन कम होती है, ये मुश्किल है। ऐसा होता है ये दर्द खांसते पे बढ़ जाता हो? जी ठीक है। दर्द किस वक्त ज्यादा होता है? सुबह ज्यादा होता है, शाम को ज्यादा होता है, जब आप लेटते हैं तब ज्यादा होता है? वैसे हर वक्त ही होता है, लेकिन शाम में ज्यादा हो जाता है। शाम में ज्यादा हो जाता है। ठीक है। मुझे बताइए ये दर्द किस वक्त किन चीजों से बढ़ता है और किन किन चीजों से कम होता है? मसलन कुछ पूछे मुझसे तो बताएं। मतलब कि आप कोई दवाई खा लेते हो उससे कम हो जाता है? जी दवाई से कुछ देर के लिए कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन खास मूवमेंट का दर्द बेहतर हो जाता है? क्या चीज? सॉरी, कोई खास मूवमेंट से बेहतर आ जाता है? नहीं मूवमेंट में तो ज्यादा हो जाता है। अगर कोई जैसे मूवमेंट वगैरह करते हैं तो फिर उसमें ज्यादा हो जाता है। ठीक है, सही। मुझे बताएं इसके साथ आपको जो है वो कभी चोट लगी है? नहीं, चोट नहीं लगी। ठीक है। बुखार और बुखार हुआ आपको? जी नहीं, बुखार नहीं हुआ। ठीक है। मुझे बताइए जो कमजोरी आपको ये कब से है? कमजोरी अभी 3 महीने से बढ़ रही है। ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी है या एकदम से बढ़ी है? जी आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रही है, अभी भी बढ़ती जाती है और मुसलसल ये खराब होती जा रही है? जी। ये हाथों को ज्यादा आपके अफेक्ट कर रही है या पाँव को ज्यादा अफेक्ट कर रही है? दोनों तरफ ही है। अभी सपोर्ट से चलना पड़ता है, हाथ अपने छोटे काम भी नहीं कर पाता, छोटे मोटे जो हैं, तो हाथ से मतलब उल्टी साइड से नहीं कर पा रहा, सीधी साइड से कर लेता। सीधी साइड आपकी बिल्कुल ठीक है? जी मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठीक है, उसमें भी है कमजोरी, लेकिन उल्टी साइड पे ज्यादा है। ठीक है। मुझे बताएं कि आपको जो है वो हाथों में अकड़ाव तो नहीं होता? अकड़ाव तो इतना है थोड़ा सा। और चलने में जो तकलीफ आपको ये अकड़ाव की वजह से या आपको दर्द की वजह से? ये अकड़ाव की वजह से। अकड़ाव की वजह से चलते चलते गिर जाते हैं एक तरफ? हाँ, वो सपोर्ट लेनी पड़ती है, वरना चल नहीं पाता, मैं खड़ा नहीं सकता। ठीक है। पेशाब पखाने का कंट्रोल कैसे है? वो भी सही है। आपकी 5 मिनट का टाइम खत्म हो रहा है ना, तो अगर ठीक है। 2-3 आप क्वेश्चन जी इसमें मुझे बताएं कि आपको कोई खाना निगलने में कोई तकलीफ तो नहीं होती? नहीं। नजर कोई मसला तो नहीं हुआ? जी नहीं। ठीक है, सही। मुझे बताएं आप कोई दवा इस्तेमाल करते हैं किसी भी किस्म से लंबे अरसे के लिए? नहीं, ये दर्द की दवा 8 महीने से खानी पड़ती है, कभी कोई देते हैं कभी कोई देते हैं, तो वो तब्दील होती रहती है। शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा हेपेटाइटिस वगैरह की तकलीफ? अच्छा सर, अगर आपने कुछ पूछना है उनसे तो हिस्ट्री बेस पे, वरना फिर एग्जामिनेशन प्रोसीड करेगा। टाइम इसका 5 मिनट हो गए सर। खालिद साहब आप एग्जामिन करेंगी, 5 मिनट्स इज ओवर फॉर हिस्ट्री। तो एग्जामिनेशन में डू आई नीड टू आस्क क्वेश्चंस के व्हाट वुड यू एग्जामिन, या ये करें क्या? वो भी हिस्ट्री बेस पे क्या बना रहे हैं और एग्जामिन क्या करेंगे सर इस तरह? इसमें वैसे सॉरी एक सनावला एक थोड़ा सा मैं कहूँगा, आप जो आपके पास देखो नॉर्मल से ज्यादा कम टाइम होगा इस दफा, 5 मिनट्स का है, तो इसमें जरा आपकी जो जल्दी आपको ये अपना पेन काफी टाइम लगा दिया आपने, ऊपर नीचे आगे पीछे, थोड़ा सा उसको पेन को शॉर्ट करें। आपका मतलब ये है कि मेन जो पॉइंट्स है नेक पेन के, शार्प है, किस वक्त होती है, कॉन्टिन्यूस है, इंटरमिटेंट है, किससे रिलीफ होती है, मतलब थोड़ा सा अपना अगर आप 5 मिनट है तो आप लगता है कि 6-7 मिनट में आप चले जाएंगे। इसलिए सर मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा इसको और ज्यादा प्रिसाइज कर लें नेक्स्ट टाइम जब आप इंशाल्लाह करें। और दूसरी बात ये है कि ही वाज जंपिंग यू नो अप एंड डाउन, यानी कि एक क्वेश्चन पहले पूछा है एंड देन ही वुड आस्क अनदर क्वेश्चन एंड ही वुड कम बैक टू द सेम क्वेश्चंस एज ही वाज लुकिंग फॉर सम हेडिंग्स एंड यू नो। और बात आपकी होनी चाहिए एज यू आर टॉकिंग इनफॉर्मली टू समबडी, आपके ज़हन में हेडिंग्स होते हैं, आई कैन टेल यू। आप कभी कोई क्वेश्चन करते हैं, ये आपकी नेचुरल टॉक नहीं, you know the way you speak to somebody naturally in your clinic, 5 minutes is more than enough.
देखें पेशेंट को लेफ्ट साइडेड वीकनेस है, ठीक है, 35 ईयर ओल्ड है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि पेन की नेक पेन है या आर्म पेन है, ठीक है, वीकनेस है, वीकनेस के साथ पेन, नमनेस, हैवीनेस, कोई ऐसी चीज तो नहीं है, ठीक है, इज इट प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव, इसकी क्वांटिटेटिव इफेक्ट पेशेंट के ऊपर क्या है, ये आपने अच्छा पूछा, ठीक है, सो दैट्स फिनिश्ड। वॉकिंग में ये है कि आप हाथ का तो पूछते हैं लेकिन साथ ही आप टांग का भी पूछ रहे, भाई लंगड़ा के चलते हो, स्पोर्ट के साथ चलते हो, स्पोर्ट के साथ वो चलता है, ठीक है। अच्छा जॉब इसका क्या है, आउटडोर है, दाखिल हुआ, अब ये 1-2 मिनट में खत्म होने के बाद इमीडिएटली स्विच ओवर की थी दाईं तरफ, तो मसला तो नहीं है, फिर आप पास मेडिकल हिस्ट्री, सिस्टमिक हिस्ट्री, एलर्जीज करके इसको 5 मिनट के अंदर बड़े कंफर्टेबली खत्म कर सकते हैं। आपने नेक एक पे इतना टाइम दे दिया, इतना टाइम दिया, बार 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 उसी को पूछ के फिर बाजू की तरफ आए, फिर आप बाद में खत्म करके फिर टांग की तरफ आए, सो इट वाजंट अ नेचुरल हिस्ट्री। नाउ डॉक्टर, tell me, this patient has a left-sided weakness. What findings do you expect in this patient? सबसे पहले मुझे ये बताएं, कि is it a problem in the neck or in the thoracic spine or in the lumbar spine? I think it's in the problem in the neck. Why? Why not in the brain? Why not in the brain? Okay. ये ब्रेन में भी हो सकता है लेफ्ट साइडेड वीकनेस। मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं लेफ्ट साइडेड वीकनेस है ना, तो व्हाई नॉट इन द ब्रेन? फर्स्ट थिंग, क्या आपने हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज पूछी है जिसने एक्सक्लूड किया हो कि इसको ब्रेन पैथोलॉजी नहीं है? इसको रेडिएशन थी? नहीं बेटा, आपने कोई हिस्ट्री में ऐसी चीज पूछी है जो कि ये एक्सक्लूड कर दे कि जी इसको ब्रेन पैथोलॉजी is not there which could have caused the left hemiparesis? One is the seizures. नहीं, headache and seizures. आपने पूछा है? नहीं पूछा। फिर हिस्ट्री में यही आपको बहुत बड़ा फ्लॉ है, आपने नेक पेन पे बार बोला। ओके, लेट्स आपकी आवाज भी कम आ रही है, सनाउल्ला आपकी आवाज कम आ रही है। अब सही है सर? Let's suppose it's a neck problem. पेशेंट को लेफ्ट साइडेड वीकनेस है, तो what sort of findings do you expect in this patient? पॉजिटिव फाइंडिंग क्या एक्सपेक्ट करोगे तुम? Sir, I would expect that the tone will be increased. There will be weakness in all 4 extremities. Okay. Hyperreflexia, plantars are going, and possibly presence of clonus. And both. सनाउल्ला आपकी आवाज कम आ रही है, जरा माइक के करीब हो जाए ना। जी सर, possibly there is the increased tone. अब सही है सर आवाज? अब सही है बिल्कुल, हाँ माइक करीब रखें, ठीक है, बोले जो क्वेश्चन है जवाब दे दीजिए। tone, and then the weakness of all 4 extremities, and plantars are going. Why they should be? Can you have just weakness of the left side only, or it's mandatory to have a weakness of the 4 extremities? Yes, there can be weakness of the left side of the body, but on my history, the patient did explain it to me that he did have weakness of both sides of the body, which is affected more on the left side. What are the signs of pyramidal weakness or upper motor neuron weakness? उसके क्या sign होते हैं? Okay. So what are the signs of pyramidal weakness? So hyperreflexia, plantars are going, and absent abdominal reflex. क्लोनस। और वीकनेस की क्या डिस्ट्रीब्यूशन होती है? मतलब आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन सर। पिरामिडल वीकनेस की क्या डिस्ट्रीब्यूशन होती है? सॉरी सर। ठीक है, चले कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि इज देयर एनी अदर टेस्ट व्हिच यू हैव नॉट टोल्ड मी बट यू कुड हैव डन इट? आपने मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्सिया बता दिया, आपने टोन बता दिया, आपने वीकनेस बता दिया, कोई एक और ऐसा टेस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो इस टेस्ट में पेशेंट में वही चीज हो जो आपने नहीं मुझे बताया? सर हॉफमैन। नहीं बेटा, हॉफमैन भी चले आ गया, और इसके अलावा देखें ना, हाउ यू व्हाट आर द कंपोनेंट्स एग्जामिनेशन? टोन, पावर, रिफ्लेक्स, सेंसेशंस. Yes. You have not mentioned about the sensation at all. Don't you think it's important? Yes, sir, it's important.
How? So because as it will help us guiding the localizing value in the patient. अच्छा, let's suppose कि इसकी weakness है grade 3 to 4 on the left side. ठीक है? समझ आ गई? जी सर. और इसको right side का pinprick loss है. जी सर. तो what do you think? तो क्या होगा? सर पेशेंट को जो है वो क्या कहते हैं. अब बेटा बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि आपने इलिसिट कर लिया है कि इसको लेफ्ट साइड पे अपर मोटर न्यूरॉन साइंस हैं. डन हो गया. ठीक है. आपने राइट साइड पे देखा है पावर शावर ठीक है, लेकिन इसकी लॉस ऑफ पिनप्रिक है राइट साइड. तो इसका क्या मतलब है? उसको व्हाट डू यू थिंक लीजन किस किस्म का होगा? सर इट्स अ ब्राउन सीक्वेंस सिंड्रोम टाइप. हाँ, तो वेयर वुड बी द लीजन? ये किस साइड पे होगा? सर इट्स इन द लेफ्ट साइड, because left side is weak. Okay. What do you think with this 8 months history? What could be the nature of pathology in the neck that's causing these symptoms and signs? So it can be an extradural pathology. Can it be a degenerative? Yes, it can be a degenerative disease. Okay. It can be a neoplastic disease. You should keep on talking now. It can be a neoplastic disease. It can be an infective pathology. It can be a degenerative disease like disc. You think the disc would cause such sort of problems? What type of disc would cause this problem? Foraminal disc, central disc will cause this problem. Central disc. बेटा सेंट्रल डिस्क तो फिर आपको कॉर्टिकोरेसिस करेगी ना. दिस इज द हेमिकॉर्ड. इसकी लेफ्ट साइड वीकनेस है, राइट साइड की पिनप्रिक लॉस है आपकी. सो इट्स कैटेगोरिकली इट्स इन्वॉल्विंग द लेफ्ट हेमिकॉर्ड. जी सर. Okay, so if it's a neoplastic, what type of neoplastic lesion can it be? Sir, if it's an extradural lesion, then it can be neurofibroma schwannoma. If it's an intradural extramedullary lesion, it can be. Do you think that neurofibroma schwannoma are extradural lesions? It can be extradural. But what one is common? Which one is more common? You need to talk about the common things first. What can be the neurofibromas की locations कौन-कौन सी? कहाँ हो सकता है? ये neck के अंदर है, in relation to the cord and meninges. ये कहाँ हो सकता है? Schwannoma. It can be in the foramina. It can be inside the dura also. It can be intradural. It can be extradural, and it can be paravertebral also. Anything else? It can be intramedullary as well. So what's the commonest location? Intradural extramedullary. Intradural extramedullary. So not intradural extramedullary. ठीक है? तो ये आपको कॉमनेस्ट पहले बोलना चाहिए कि आप एक्स्ट्राड्यूरल आप पहले न्यूरोफाइब्रोमा भी बोले और एक्स्ट्राड्यूरल भी बोले. Okay. So if it's a schwannoma, right? So it's usually intradural extramedullary. So आपने बताया कि degenerative हो सकती है. Can it be a malignant disease? Yes, it can be a malignant disease. हर चीज ही हो सकती है. What are the points against it being a malignant disease? Sir, history. It's a chronic history. He's a young man. He's 35 years old. What type of malignant diseases you can have at the age of 35? So it can be intramedullary astrocytomas or ependymomas. It can be meningioma. It can be extradural intradural extramedullary meningiomas. Meningioma malignant है? नहीं सर. फिर और young patient के अंदर commonest malignant tumor कौन सा होता है?
Have you heard about lymphomas? Yes. Lymphoma सुना है? जी सर. या आपको कोई प्राइमरी हिस्ट्री हो, कोई टेस्टिकुलर ट्यूमर हो या कोई और चीज. Anyhow, so what type of investigations would you organize for this patient? So I would like to have an MRI of cervical spine, plain and contrast. Okay, MRI है जी, MRI लगाएं. How about इस तरह इस से पेशेंट को और हाँ जी, ये MRI है, लेकिन MRI से पहले आपको टेस्ट और करवाना चाहेंगे. पेशेंट को 8 महीने से टेंडरनेस है, इसको लेफ्ट साइड की वीकनेस है. Can you go for something else? सीधा आप MRI पे चले जाएं. Can it be tuberculosis? Yes, it can be tuberculosis. हो सकता है. Yes. तो फिर tuberculosis के लिए सबसे पहले always you start with what? Blood, CBC blood and ESR. Yes, CBC, And ESR. you go for a skull, you go for plain X-ray. So what would you look for in plain X-rays? So I would look for the end plate changes and any compression fracture or any subluxations in the plain X-ray. So you could see the loss of the body height, loss of the pedicles, or loss of the body height, loss of any paravertebral shadow or anything. Okay? And at the same time, you would get your patient's serum creatinine level down. ठीक है, ताकि आपने कंट्रास्ट MRI करवाना है तो वो पेशेंट जाके वो ना हो कि लैब से उसको भिजवा दे. Anyhow, you do these small basic things and you go for MRI. And how can you comment on these MRI? So this is the T1 weighted image of the sagittal section, which is showing a lesion at the level of C5, C6, compressing the and it's causing cervical canal stenosis. I would like to have further images. This is not at the level of C5, 6. Where is the maximum bulk of the lesion? At the level of C5. Behind the body of C5. Behind the body. So 5, 6 पे तो ये end हो जाता है. आप कहते हैं at the level of C5, 6. बेटा आप बड़े carefully आपने जवाब देना है. इसका main bulk ही behind the body of C5 है. जी सर. आप कहते हैं C5, 6 है. Anyhow, अगला view दीजिए. Next view, please. Right. So this is the T2 weighted mid-sagittal images showing the lesion at the level of C5. It is compressing the cord posteriorly and causing cord compression. आगे कोई और व्यू देखेंगे या ना है आपके? एक जरा मैं देखना चाहूँगा सर. ठीक है. Or anything else you would like to see? You have seen the non-contrasted images. You need to see the contrasted images. Yes, sir. I would like to see the contrast images. What do you see in the axial images? So this is the axial image of the cervical spine showing that the lesion is more onto the left side. It is intradural and it's causing the cord to compress towards the right side. Is going into the foramina. Is it on the right side as well? Is it on the right side as well? आपने कहना more on the left side. It's compressing. So it's basically in the extending from midline slightly from the right side till the left side till the foramina, extending up behind the foramina. Okay, it's only going to the left side basically, right? Yes. आगे चले. What's its relation to the vertebral artery? Sir, it's posterior to vertebral artery. Posterior to hai. Has it engulfed? Can you safely? No, sir. It has only compressed the vertebral artery. Okay, आगे चलें. Next, please, quickly. आगे चलें. बस ये वाली है. आगे चलें. ये चलें जी. अच्छा आप ये बताएं कि what's your diagnosis? So my diagnosis is that it's a neurofibroma, Hodgkin's.
Okay. How would you manage this patient? Sir, first I would like to counsel this patient and will explain the possible risk factors and the risk factors involved in the surgery and the What possible is the outcome. morbidity and mortality you would put to the patient in this case? I'll say that the mortality of this patient of this procedure is less than 1%, and the morbidity is that he has chances of worsening of the left side of the weaknesses during the surgery, which is almost less than 5%. Okay. What are the chances of complete excision? So it's going to the phenomena. There are high chances that will be able to complete excise about 90%, except the person that is adherent to the vertebral artery. Yeah, but you have already said that it's just displacing it. It's not engulfing it. It's not. पेशेंट पूछता है जी डॉक्टर साहब मैं यंग आदमी हूँ ये बीमारी मुझे दोबारा तो नहीं हो जाएगी what would you tell him? So it's a very slow growing tumor, so we can either we can excise it and then send patient for stereotactic radiosurgery. You want to do stereotactic radio surgery at the C5 level? Stereotactic radio. Yes, sir. चलें आगे चलें जी मैनेज कैसे करेंगे बेटा जल्दी चलें. So I counsel the patient, explain risk factors. उसके बाद जब I would plan patient, book patient for surgery. I will do मैनेजमेंट में कोई पेशेंट को पहले आप स्टीरॉयड वगैरह मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करवाएंगे just to reduce the edema as you are waiting for the surgery. Just start some medication, give some painkillers, give some steroids, send some blood tests, cross match, consent, explaining the morbidity, mortality, chances of recurrence, right? You need to come into these. आप एक सांस में ये बातें कह दें. बात समझ आ गई ना? आपसे मुझे जवाब उगलवाना पड़ता है. बात समझ आ गई ना? आप चाहते हैं कि एग्जामिनर आपको लीड दे और फिर आप आगे बात करें. This is a very, it's not a classic long case. ना? इसमें द कामयाब कैंडिडेट वही होगा जो कि क्विकली बात करेगा, भांप लेगा कि ये इसको चीज है, ये करेगा. मैंने आपसे पूछा हाउ टू मैनेज, आप क्विकली स्टार्ट हो गए, बात खत्म हो गई. So you say some sentence and give a long pass. Anyhow, operative treatment क्या करेंगे इसका, कैसे करेंगे? So I'll make the patient prone, and I will do C5 laminectomy. बेटा prone position कैसे बनाएंगे? How you make the prone position? So I will pay. If you are operate for a C5 schwannoma, how would you make the prone position? I will place the head in the Mayfield head clamp. I will make the patient prone, place a shoulder bolt beneath his chest, and place a pelvic bolt beneath his pelvis. I'll make sure that his genitalia are free and the pressure points are okay. And I'll make sure that his brachial plexus is free, and so that and there are no injuries to his pressure points. Then I will I make sure. Then I'll plan patient for incision surgery. नेक की पोजीशन क्या रखेंगे? नेक की क्या पोजीशन? प्रोन में नेक slightly flex होगी सर. Is there any way of telling that how much you can flex the neck? Yes, sir. We can flex the neck, and we'll put 2 fingers beneath the chin, and that's the limit. The extreme limit of flexing the neck. Pre-operatively, you can flex the neck of these patients, and if you don't get any neurological symptoms of numbness or weakness, it means you can save. Okay? हाँ जी. आगे चलें जी, कैसे करेंगे आप? Sir, I will localize I will make. जी prone कर लिया. जी sir.
I will mark incision from C2 till C6. I will do a subperiosteal dissection. I will do a C4, C5, and C6 lumpectomy. I will do a midline durotomy, tag up the dural suture, tag up the dural layer, and then will. How would you confirm the level of? First of all, tell me, how would you confirm the level? So first, as we have exposed this, C2 as well, so we can count from C2 below. Secondly, we can put a marker and we can take a lateral shoot through X-ray. So you want to expose the C2 and count it from above down. Is that right? First, we can place a clamp up till on the spinous process of C5, and we can take a lateral shoot through X-ray. Clamp after exposing. After exposing. Is there any other way? Is there any other way of doing it? This is one conventional way. You make a big incision and you start counting from C1, 2, and come all the way down. Yes. Is there any other way in which you could minimize the incision and be there spot on? What are the principles of exposure in this scenario? आपको कितना खोलना चाहिए? ये C5 की बॉडी के पीछे है. आपको कितना खोलना चाहिए? ये बताएं. Sir, from C4 to C6. नहीं. आपको बेटा बोनी वर्क कितना करना? One level above and one level below. One level below, right? So उसके लिए आपका skin incision जो है, it should be slightly above and below. लेकिन आपने 4 को बोनी एक्सपोजर करना है तो आपका स्किन 3 तक जाएगा या 3 के लोअर हाफ तक जाएगा. So if you want to make a smaller incision, you should actually confirm it with a C-arm. आप C-arm लगाएं और आप उसका लेवल मार्क करें, उससे लेवल above and below जाए rather than starting from C2. What are the drawbacks of stripping off muscles from C2? Huh? Sorry, sir. Paraspinal muscles अगर आप सारे ऊपर से strip करके नीचे तक आते हैं just for the sake of level. The spasm, neck pain. Well, these patients have a bad back pain afterwards. You know, these muscles, the paraspinal muscles, they're very important in maintaining your posture. Then आपकी reading, writing और इन चीजों के अंदर posturing के अंदर आपको बड़ी painful होती है. So the less you do, the less muscle strip you do, the better it is. Anyhow, so the option is that you can confirm with the C-arm level and you can go a level above and below. Okay, you have done laminectomy, right? Laminectomy कौन सी करेंगे? हेमी करेंगे, पूरी करेंगे. कौन सी laminectomy करेंगे और कैसे करेंगे? Sir, बोलते जाए. Sir, पूरी. I'll do a whole laminectomy. Okay. Laminectomy of किस level की करेंगे laminectomy? C4, C5, C6. Okay. ठीक है, good. As the lesion is slightly crossing the midline, so I'll do a whole laminectomy instead of hemi laminectomy. And I will then do a midline durotomy, and then I will identify the lesion at which type of that where is the lesion. Then you know where is the lesion. You know where is the lesion. आपने ड्यूरा खोल दिया उसके बाद बेटा क्या करना? So after that I will as the lesion is going into the left cervical foramina, I will identify that foramina, and then I will do coagulate and do debulk it. So सबसे पहले आप फोरामिना को आइडेंटिफाई करेंगे. ड्यूरा खोलने के बाद So laterally जाके I will identify the nerve root from where it is adherent. Which part is causing the symptoms? जो कॉर्ड के साथ है वो सिम्टम कॉज कर रहा है, that is positive symptoms है. तो फिर आप पहले फोरामिन वाले को निकालेंगे और फिर कॉर्ड की तरफ आएंगे ताकि ब्लीडिंग वगैरह होती रहे और आप उसका कुछ ना कर सकें, या पहले कॉर्ड वाले को निकालें? सर पहले कॉर्ड वाले को निकालेंगे. ओके, कैसे निकालेंगे? Sir, we will coagulate the surface of schwannoma and then we'll do. सबसे पहले, would you like any aid? Would you like to use any microscope or anything else? Yes, sir. Or exoscope or endoscope? I'll use a microscope and the intraoperative neuromonitoring.
इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग, वो कैसे करेंगे? डिड यू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर दैट? हाउ यू डू द इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग इन दीज केसेस? कहाँ इलेक्ट्रोड लगाते हैं? ऐसे तो नहीं ना कि जो किताब पढ़ लेते हैं आप और फिर आप ऑल ऑफ अ सडन आपको ख्याल आ जाए ऑपरेशन करते वक्त कि जी मॉनिटरिंग करनी है, तो आप कहते हैं जी मैं मॉनिटरिंग। ऐसे तो नहीं ना कि मॉनिटरिंग, यू शुड हैव सेड दैट कि बिफोर यू पुट द क्लैंप ऑन you would put the electrodes and wires and everything, you would have a monitoring machine, you would not paralyze this patient. There are prerequisites of monitoring. ऐसे तो नहीं है ना कि एग्जामिनर पूछे और ऑपरेशन के दौरान आप ऑल ऑफ अ सडन मॉनिटरिंग भी स्टार्ट कर दें। It's better not to mention that. ठीक है, अच्छा जी, माइक्रोस्कोप अंदर ले आए, ड्यूरा खोल दिया, कैसे आप करेंगे आगे? Sir, I will see where it is coming onto the surface. नहीं बेटा, ट्यूमर्स को आप कॉर्ड से कैसे सेपरेट करेंगे? सर हम सॉरी सर यार ये तो आसान सा क्वेश्चन है, मैंने कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं पूछा, इट्स वेरी इजी। एरेक्नोइड प्लेन नहीं सुना हुआ आपने? जी सर। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, एरेक्नोइड प्लेन डिसेक्शन की बात नहीं सुनी हुई? जी सर। तो वो फिर मैं आपसे हेडिंग पूछूं इस तरह से, एरेक्नोइड का नाम लूं, तो फिर आप बताएंगे। ओके, यू हैव डन द मिडलाइन इंसिजन, हाउ यू आर गोइंग टू रिमूव द ट्यूमर गोइंग टू द फोरामेन? Sir, I'll trace the nerve, going to the foramina, and then I'll take it out. कैसे टेक आउट करेंगे जब तक इंसिजन आप लैटरली एक्सटेंड नहीं करते आप? ऐसा तो नहीं कि मिडलाइन इंसिजन करके तो आप उसको कैसे निकाल लेंगे आप? You have to make it T-shape. Okay, let's suppose you remove the tumor laterally and there is a lot of bleeding. What's the commonest cause of that bleeding? So, water artery ko kar diya, damage kar diya. No, this is not the commonest cause. The commonest cause is the venous plexus. Venous plexus, not the vertebral artery. Vertebral artery, so you should be very stupid to actually, if it's not engulfed, to damage it. It's very common that you start removing, there is a ooze, there is a blood. So it's a venous ooze. It's first. कैसे control करेंगे? Sir, pressure, gel foam, surgical. And then continuous irrigation. All right. Okay. Close करेंगे, close कैसे करोगे? ड्यूरा close हो गया, फिर freeze out हो गया. जी सर. ठीक है. जी सर. पेशेंट जो है उसकी वीकनेस वर्स हो गई है सर्जरी के बाद. What can be the causes? So they can be hematoma. They can be that. बेटा बताए ना. So there can be a hematoma. They can be a hematoma, and they can be damage to. They can be damage to cord. Okay. These are the two reasons. Keep on talking about the causes. Which can cause. Which can be causes. Which can be. Which can. Can you hear me? जी सर. जी बताएं बेटा, कॉजेस बताएं ना. क्या क्या अगर उसकी वीकनेस वर्स होगी तो उसकी क्या कॉज हो सकती है? एक तो हेमाटोमा हो गया, इसके जो है वो इंस्टेबिलिटी हो गई है, डैमेज टू स्पाइनल कॉर्ड और डैमेज टू द फोरामिना एंड दीस आर फोरामिना से वीकनेस वर्स होगी. नर्व रूट को अगर इंजर कर दिया तो. So patient is worse after patient is worse after surgery. क्या आप इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, क्या कर सकते हैं? How would you exclude the treatable and non-treatable causes? Treatable cause क्या है? हेमाटोमा है, ठीक है? और अगर cord damage हो गया तो you can't do it. So how would you confirm that this patient has got a hematoma?
Well, how can you confirm that this patient has got a hematoma or not? Sir, CT scan. स्पाइन का सीटी करवाओगे? कोई विद टेस्ट है और टेस्ट है कोई? एमआरआई नहीं करवा सकते? करा सकते हैं। How the acute blood would look like on MRI T1? If it's hyperacute, this isointense on T1 and नहीं देखे ना, अगेन आप हेडिंग्स में पढ़ गए। देखें पहले दिन पेशेंट आया है, मुझे नहीं पता क्या, देखें ना मैंने आपसे पूछा कि पहले दिन पेशेंट आया है उसको वीकनेस होगी, आप मुझे बताया मैं एमआरआई पे ये फाइंडिंग। अब आप वो स्टोरी आपने हेडिंग्स वाली शुरू कर दी, हाइपर एक्यूट, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक, वो साइकिल आपका चल गया है। यू आर अनेबल टू आंसर प्रैक्टिकली। मेरा पॉइंट समझ गया है? जी सर। यू शुड कम आउट ऑफ दिस हेडिंग बॉक्स। ओके, पेशेंट को कुछ दिन बाद सीएसएफ लीक हो जाता है, कैसे मैनेज करें, क्या करेंगे? पहले I will check from where it's leaking. I'll put a stitch and we'll do pressure dressing first. If it's not secured there, if it's not resolved, then I can put in a lumbar drain and divert the CSF that the wound may heal. And secondly, I would, if it's still not then closed, then I will re-explore the wound and do a facial, do a neuroplasty. How long will you wait? How long will you wait before you re-explore? So if the lesion, if the leak started right after surgery, then I'll give patient a week, and after that I'll re-explore the wound. Okay. So what would you do if you explore it again? Sir, I'll identify the neural leak site, and I'll put a fascia graft and patch, and will stitch and put a Beriplast also, that it will not leak again. And put in and we'll keep the lumbar drain till for 3 to 4 days till it heals out. How would you follow up this patient? सर वो टाइम खत्म हो गया, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद फिर आप ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। फॉलो अप कैसे करेंगे इसका? I will call the patient in a week for the removal of stitches in my clinic. Then after 4 to 6 weeks, I'll get a repeat MRI to see how much the lesion is, and then I'll follow up on sequel MRI in this patient. How frequently? Sir, initially I'll do 6 months, and I'll do ALE. This is a benign lesion, and if you think that you have left something behind in a young man, would you do a follow-up MRI, or would you go back and operate on it through a different approach? Sir, if it's a small residual, I will follow up the patient. चलें, ठीक है, थैंक यू जी। लाल रहमान साहब। जी सर, आप अपनी फीडबैक दे दें, ऑब्जर्वेशन दे दें, क्योंकि काफी सारे लोग सारे सुनना चाहते हैं सर आपको। जी, I think he has read everything, आपके सामने है, but he was slow to answer आपके सामने, ठीक है ना? He has got a knowledge, but there is a problem in expression, और जो हमारा common problem है candidates का, they go into the headings and then they describe it. So अगर ये अपनी speed जरा बेहतर कर लें and अपने आप को present करें as a smart candidate, ठीक है, तो he can pass. Yes. Thank you sir. जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर नदीम साहब, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन थी? थोड़ा सा बस प्रैक्टिस की बात है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेगा तो मेरा ख्याल है कि इम्प्रूव कर जाएगा। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या आपने पहले दिए? पहले आप कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं? थर्ड अटेम्प्ट है जी, थर्ड अटेम्प्ट जी सर। फिर तो आपको बेहतर हो जाना चाहिए। आपको मेरा ख्याल है शुड बी मोर ज्यादा प्रिसाइज और शॉर्ट एंड प्रिसाइज। थोड़ा सा बहुत हैंग कर जाते हो और आपको पता है लेकिन वो आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो ज्यादा प्रैक्टिकल पॉइंट्स को ज्यादा कंसंट्रेट करें उस पर ज्यादा, ठीक है?
तो बस प्रैक्टिस करो इंशाल्लाह, होपफुली बेहतर हो जाओ। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा सर, हम नेक्स्ट केस शुरू करें, आप कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं इस केस के बारे में? क्योंकि काफी लोग हैं तो सारे चाहते हैं कि कोई और टिप्स आप लोग देना चाहें, क्या चीज इंपॉर्टेंट है तो। नहीं, बस आई थिंक इफ देखिए मैं ना, if somebody asks me, I think the main thing is you must have done rehearsal of taking a short history. हम सारे जो candidates हैं ना, we are all geared towards the long cases and long history with a ample time. Yes. एक short history होती है। शॉर्ट हिस्ट्री में आपने ज्यादा वो उन चीजों पे ना स्ट्रेस नहीं करना कि जी मैं ये डॉक्टर हूं तो मेरा नाम और कहाँ के हो और ये जी, उसमें आपका नाम क्या है, ठीक है, पोस्टल एड्रेस और सारा वो खत्म कर दें, ठीक है। एज आपकी ये है कि एडमिशन आपका आउटडोर से हुआ है, सिम्टम आपके क्या है जी, मुझे I've got a neck ache and I've got a weakness in the left arm and leg. Just say how intense it, just quantify it as a dude and just leave that thing. You know that he's being disabled by this lesion and he's just affecting the left side. Now go quickly to the other system. Have you any other systemic complaint? Koi chhati, koi bukhar, koi wazan kam hona? He excludes that. Koi bukhar hona. That would exclude your R, TB and metastatic diseases. Then you quickly come to this. Any hypertension, diabetes, any drugs, allergies, and 5 minutes is enough. You have a well-rounded short history. Then when it comes to the examiner, you know that this patient has got a left-sided weakness. You know that this patient has got upper motor neuron type weakness in the left arm and leg. You are bound to find that. So you know that this patient have a wrist reflexes, would have an upgoing plantar, would have a pyramidal distribution of the weakness, means flexes in the arm and extensions in the leg, and this patient would have impairment of sensory modalities. So you just need to elicit it very quickly, and you need to exclude the Brown-Sequard syndrome by doing the contralateral pinprick, because ये देखें, ये तो मेरा आइडिया है कि इस पेशेंट को Brown-Sequard होगा, क्योंकि इस पेशेंट का ट्यूमर वैसे ही लेफ्ट साइड पे जा रहा है, अगर ये रियल पेशेंट होता है इसका जरूर Brown-Sequard होगा, ठीक है। फिर आप वेल राउंडेड करके इसने समराइज हिस्ट्री निकली, आप कहेंगे 35-year-old male with 8 months history of neck ache and left-sided hemiparesis, which is progressive, has presented with upper motor neuron signs on the left side with the loss of pinprick, very suggestive of a left-sided Brown-Sequard syndrome. Now, my differential diagnosis, based on the history, my first diagnosis would be in a young man without systemic history, intradural extramedullary tumor. But having said that, this patient can have a degenerative disease. This patient in our setup can have a Carey spine. Least likely, it can be a malignancy. What investigation would you do? I would just start off with a complete blood count and ESR, baseline test, send serum creatinine, and then I would submit this patient to MRI, cervical spine, plane, and contrast. उस पे start हो जाए, उस पे quickly go through करें कि जनाब, this is a lesion going to the left side, affecting the left hemichord, and then going to the foramen, and not encasing the vertebral artery. ठीक है? To me, it's a clear-cut case of it because it's going to the side. It can't be anything else but a neurofibroma. Operate क्या करना है? Management में कोई सोचने की जरूरत नहीं है. Quickly एक सांस के अंदर medical management, उसके बाद आप admission, positioning, Mayfield clamp, Wilson frame, pillows, leveling with C-arm, opening, paraspinal strip, level above and below laminectomy, opening the dura in the midline, bring in the microscope, doing in the arachnoid dissection, excision, extending the dural incision laterally and removing it, closing it with utmost care to prevent, and do a multi-layered closure on the top of that, you know, and a follow-up plan. So ये smart candidate देखिए, आपका neck का मैंने इंटरडोरल एक्सट्रीमिटी का केस तैयार करवा दिया, 12-14 केसेस आप तैयार कर जाएं. This is what is your exam. लेकिन you should be very street smart that you should भांप जाए आपके केस क्या है, एग्जामिनर क्या चाहता है, मैंने क्या बात करनी है, टाइम मेरे पास कितना है. आप अपनी बेटे टाइम मैनेज करें and give an impression of a confident, smart candidate
who is a confident consultant and a safe consultant. Sir, should we proceed to the next case? मेरा ख्याल है नेक्स्ट नदीम साहब रेडी है जी Yes, sir. नेक्स्ट केस के लिए. अच्छा, नेक्स्ट जो केस है उसमें नदीम साहब प्राइमरी एग्जामिनर और सर आप भी उनके साथ हेल्प करेंगे बीच में जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं. मैं भी ऐड अप करूंगा. हाँ ठीक है जी, ठीक है. तो ये है डॉक्टर मुमताज साहब हैं. ही जो कैंडिडेट जेपीएमसी में होते हैं डॉक्टर मुमताज, तो ही विल बी द नेक्स्ट कैंडिडेट इन दिस केस. तो उसको हम सिनेरियो प्रेजेंट करेंगे और फिर अपने नदीम साहब आपने तो देख ले जिस तरह सर ने किया इस तरह आपने भी करना है. लेकिन हम मेरे ख्याल में थर्ड केस नहीं कर पाएंगे, जुमे का दिन है, तो ये बस नहीं थर्ड नहीं, दो ही बहुत है. दो काफी होंगे सर. Yeah, okay. A case for you. A 55-year-old male patient presented to us with headache for 4 months, seizures for 3 months, and urinary incontinence for 3 months. Dr. Mamta, this is the scenario for you. I hope you understand it. And now, how will you take the history? मुमताज आपकी ना आवाज आ रही, तस्वीर आ रही है. First of all, I will greet the patient and introduce myself to the patient and take consent for the history and examination. And then sir, I will elaborate explore the symptoms and like the headache, ask the duration already given 4 months. Then I will ask the onset, whether it's sudden or gradual. And then I will ask for the severity, character, and site, and then it's continuous or intermittent, progression, it is progressive or not, then special time of occurrence, whether it is usually occurring in the morning or not, and its relation with the sneezing, coughing, straining, and its relation with vomiting. Is it related with vomiting or not? Or if it is related, then is it relieved after vomiting or not? Then I will explore the seizures, the duration of the seizure, and total episodes of the seizures, and age of first episode, age of last episode, ARA, and hallucination, olfactory visual auditory hallucination. And sir, I will take the loss of consciousness, present. Loss of consciousness, then urinary incontinence, fecal incontinence, tongue bite, mouth clothing, and deviation of eyes. Then if there is the duration of each episode. And if it is, then I will take whether there is history of trauma or post-ictal, if there is history of weakness, memory loss, or the speech disturbance. And also take the history of seizures, anti-epileptic drugs, and duration and dose, whether the seizures are controllable or not controllable. If the patient cannot give history, then I will inquire from his attendant who has witnessed the episode of seizures. Then, sir, I will ask for the urinary incontinence. It's total frequency. Did you ask for any, how long the seizure lasts? Yes, sir. I asked for. Ji, sir. I asked the duration of each episode. Yes, sir. पूछा. Then, sir, I will explore the. कितनी देर का हो तो seizures होता है normally routine में? Sir, less than 1 minute, 1 to 2 minute, seconds का हो सकता है, sir. Yeah. So, then, sir, what about post ictal? What is the condition of the patient? Will is there any history of fatigability or not? The patient remains. Yes, sir. There is fatigability है कि नहीं? जी सर, बिल्कुल हो बस यही है, तो बाकी मेडिसिन की देनी है इसमें एक कौन सा थोड़ा सा कि जी उन्होंने नहीं काटे पैसे, मैंने बिल बनाया ही काम है कि what is the frequency? बात खत्म हो, once a week, आपकी 12,000 की यार सारी मेडिसिन लगी है, once a month, ये इसमें भी ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है? ओ भाई ये को बाटा का जूता. Next, ठीक है. Then, sir, I will explore the urinary incontinence, duration, frequency. Then I'll ask whether he has urgency or not. He has difficulty in widening, or he has lost the control over the urination.
Then I will ask regarding the volume of the urine, sir. Then I will try to ask the lobar symptoms, frontal lobe particularly, and then sir parietal, temporal, and then I will also do the cranial nerve review, especially for और कोई upper. anything else you would like to ask I in will the ask symptoms for apart from these three? Yes. sir, I What will else ask do you regarding think the should have been asked? fever, sir, weight loss, and TB contact Headache, history. headache, scissors, and what about vomiting? सर वोमिटिंग सर वो पूछ लिया है लेकिन पेशेंट का आपने पूछा था उससे? जी सर पूछा है आपने? जी सर ठीक ठीक चलो और and then sir I will do the systematic inquiry so based on this you think on the basis of this what do you think what is wrong with the patient? So there is the lesion in the frontal lobe. Why do you say it's frontal lobe? So because there is the headache, history of headache and urinary incontinence, and on further inquiry he will I will localize on the history of seizure, sir. Can a patient have urinary incontinence due to some other reason? Yes, sir. Maybe due to the spinal problem, but sir, in frontal lobe there will be the difficulty in holding the urine, and there is the urgency. While in the spinal conditions, there will be the difficulty in initiating the urine. Means difficulty in voiding the urine, sir, and there is overflow incontinence. He will say that I feel there is a urine in the my bladder, but I cannot. Yes, what about if the patient is having a prostate? Patient is 55 years old male. Yes, how will the patient present with the urinary symptoms? What type of urinary symptoms will be there? He is dribbling and difficulty in initiating the urine. There will be dribbling. Yes, sir. और इसमें क्या होगा? Frontal lobe में है तो frontal lobe में urgency होगी सर, and difficulty in उसमें नहीं होती, prostate में नहीं होती, prostate में urgency नहीं होती. जी सर. इसमें कैसे differentiate करेंगे? इसमें सर डिफिकल्टी इन कंट्रोल होगा, एंड कफिंग पे और स्नीजिंग पे यूरिन निकल जाएगा, और वॉल्यूम ड्रिबलिंग नहीं होगी, इनकॉन्टिनेंस हो, देयर विल बी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ठीक है ना. वो ड्रिबलिंग नहीं होती जिसमें ड्रिबलिंग होती है उसमें होती. इसमें जरा थोड़ा सा रिटेंशन होती है, यूरिन की रिटेंशन शुरू हो जाए, ठीक है. एनी अदर इसमें कोई अदर हिस्ट्री यू वुड लाइक टू आस्क? इसमें कोई और सिम्टम्स पूछना है सर? Apart from headache, seizures, urinary incontinence, and vomiting, any other? Vision and weakness, sir. Visual disturbance. Yes, sir. So, do you think patient can present visual disturbance? Yes, sir. Maybe he can present with the visual disturbance, symmetrical and bilateral. और क्या symptoms हो सकते हैं इसमें patients में? और भी कुछ symptoms के साथ patient present कर सकते हैं? जी सर, चेंज इन बिहेवियर, एग्रेशन के साथ सर फ्रंटल लोब सिम्टम्स, बिहेवियर चेंजेस के साथ हो सकते हैं. बिहेवियर चेंजेस, जी सर, एंड एग्रेशन एंड पर्सनालिटी चेंज, सेल्फ नेग्लेक्ट. बिहेवियर चेंजेस क्यों होते हैं? एग्रेशन क्यों आ जाता है सर? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सर, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वजह से. उसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स? सर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में सर एरिया होता है दैट कंट्रोल्स द जजमेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट थॉट एंड जी सर, कंट्रोल द जजमेंट, एब्स्ट्रैक्ट थॉट एंड द मतलब कोग्निटिव फंक्शंस जिसमें आ जाते हैं. इसमें एक और सिम्टम्स आपने कौन सा पूछ सकते हैं? और क्या चीज थी? एक चीज और रह गई थोड़ी आपकी सर. विजुअल फील्ड पूछ सकते हैं सर, गेट पूछ सकते हैं. विजुअल फील्ड और क्या पता है? गेट. व्हाट अबाउट मेमोरी? मेमोरी का आपने डिस्कस किया था, बताया था. मेमोरी सर मैंने टेम्पोरल हो सकती है. जी सर,
बताया वो सर लोबार सिम्टम्स में है। So based on this, what do you think? Where is the lesion? You said इन द it's in the फ्रंटल frontal lobe. फ्रंट जी सर। Frontal lobe में किस जगह पे आप सस्पेक्ट कर रहे हैं? सर वो सिम्टम्स पे डिपेंड करता है कि सीजर कैसे, इसको पोस्टिक्टल वीकनेस किस तरफ है, या इसमें मेमोरी स्पीच अफेक्टेड है नहीं है, इसमें या इसमें सर विजुअल डिस्टर्बेंस नहीं आ रही, विजुअल डिस्टर्बेंस नहीं है अगर पेशेंट को, इसका मतलब है डू यू थिंक कि इसमें पेशेंट को विजुअल डिस्टर्बेंस नहीं होगी? हो सकती है सर। अब विजुअल डिस्टर्बेंस होती है जब होता है पेशेंट को? जी सर। विजुअल डिस्टर्बेंस कब होती है पेशेंट को? When there is a raised ICP due to the lesion. जैसा आईसीपी, ठीक है। जी सर। तो अगर रेज आईसीपी है, अगर ये कोई कौन सा लीजन हो दैट कैन कॉज कंप्रेशन एंड विजुअल डिस्टर्बेंस, कहाँ पे हो अगर वो कर सकते हैं सर विजुअल डिस्टर्बेंस? फ्रंटल आई फील गेज के लिए पूछ रहे हैं आप? नहीं, कौन से एरिया में हो, अगर कौन से एरिया में हो तो इट कैन अफेक्ट द विजुअल disturbance, it can cause visual disturbance. सर फ्रंटल आई फील, फ्रंटल आई फील्ड में कोई नर्व्स को प्रेस कर सकता है? जी सर बिल्कुल। ऑप्टिक नर्व्स को प्रेस कर सकते हैं? ऑप्टिक काइज़म को ऑप्टिक ट्रैक से हो सकता है, ऑप्टिक नर्व को प्रेस करने से हो सकता है। कहाँ पे लीजन होगा ऑप्टिक नर्व पे प्रेस हो जाता है? किस जगह पे हो तो लीजन? अगर ऑल्फैक्टरी ग्रूव है सर और ऑर्बिट में है, पेलेनम स्फेनाइडल में, ट्यूबरकुलम स्लैम में। ऑल्फैक्टरी ग्रूव तो जरा आगे चला जाएगा, उसमें तो वो नहीं होगा। ऑप्टिक नर्व कहाँ पे होती है, कहाँ से निकलती है ऑप्टिक नर्व? ऑप्टिक नर्व सर ग्लोब ऑफ आई एंड देन वो इट आई रन्स से निकलती है, कहाँ जाती है पीछे? सर ऑर्बिट कहाँ से निकलती है? सर सेकंड लेयर ऑफ द रेटिना, गैंग्लियन सेल्स। एग्जिट कहाँ से करती है? एग्जिट सर ऑप्टिक कैनाल से एग्जिट करके इंट्राक्रैनियल आ जाती है सर। तो ऑप्टिक कैनाल से कहाँ निकलती है? वहाँ क्या उसके रिलेशंस हैं विद एडिशन स्ट्रक्चर्स, कहाँ पे होते हैं उसके इर्द गिर्द? क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं सर? आई ग्लोब की बात करें सर। ऑप्टिक नर्व पे आप कह रहे हैं ना निकल आई है, ऑप्टिक कैनाल से बाहर निकली है, तो वहाँ क्या होगा? कोई लीजन्स हैं कोई, और कुछ चीज, क्या रिलेशन है इसका एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स के साथ? सर उसके साथ ऑफ्थेल्मिक आर्टरी होती है और सुपी ऑर्बिटल फिशर उसके ऊपर होता है। और कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑफ्थेल्मिक आर्टरी के अलावा? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सर। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, क्या रिलेशन है उसका ऑप्टिक नर्व के साथ? सर वो लेटरल है ऑप्टिक नर्व, लेटरल टू ऑप्टिक। क्या चीज ऑप्टिक नर्व लेटरल होती है? ये आर्टरी लेटरल होती है सर? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी लेटरल। अच्छा, तो क्या करती है वो इंटरनल कैरोटिड? किस लेवल पे, उस पे कौन सी इंटरनल कैरोटिड की वेसल होती है ऑप्टिक नर्व के साथ? सर ये ऑप्थेल्मिक सेगमेंट होगा। तो ऑप्थेल्मिक सेगमेंट होगा। अगर ये अगर इंटरनल कैरोटिड की जो कौन सी दो ब्रांचेस होती हैं, कौन सी दो ब्रांचेस होती हैं इंटरनल कैरोटिड की? कहाँ पूछ रहे हैं सर ब्रांचेस? इंटरनल कैरोटिड जहाँ बाइफरकेट करेगी, जी सर, दो ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी दो ब्रांचेस होती हैं? कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस एसीए और एमसीए सर। एमसीए और एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। हाँ, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी किधर जाती है सर? एसीए रिलेशन है ऑप्टिक नर्व्स के साथ रिलेशन है? या ऑप्टिक चार्ज के साथ कैसे पता चलेगा कि आप इंटरनल ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, उसका क्या रिलेशन है उसके साथ? सर एसीए उसका प्री कम्युनिकेटिंग है, तो वो ऑप्टिक नर्व से पहले होती है, और जो A2 है वो मतलब कैसे पता चलेगा कि ये A1 है इंटरनल कैरोटिड? आपने एक वेसल नजर आ रही है आपको, इसका क्या रिलेशन है उसके साथ? सर वो एक ऑप्टिक चार्जमा के साथ कोई रिलेशन है? ऑप्टिक चार्जमा के साथ कोई रिलेशन है? ऑप्टिक किस कौन सी वेसल का सर? ऑप्टिक चार्जमा के साथ कोई रिलेशन है इसका A1 का? हाँ सर, वो ऑप्टिक चार्जम से पहले होगी सर।
और एक काम परफोरेटर्स देते हैं ऑप्टिक chiasm में। चलो ठीक है, एग्जामिनेशन पे सब प्रोसीड करेंगे सर। अब चलें, ठीक है, इसमें फाइंड करें, आगे चलें। एग्जामिनेशन पे क्या है, व्हाट आर योर फाइंडिंग्स ऑन एग्जामिनेशन? सर एग्जामिनेशन आगे है? नहीं सर, आप उससे पूछेंगे, आप उनसे पूछेंगे सर कि क्या क्या देखना है उसने, स्पेशल हिस्ट्री उसने ली, वो क्या क्या हाँ, देखना है। इसमें ये है कि जी हाँ, इसमें ठीक है, व्हाट आर यू गोइंग टू सी? You have just what are your things? What are you should have in seen general, examination? sir, yes, sir, I will see in the general physical examination the is dressings and mood, personality and neglect behavior and then aggression, sir, ये मैं इसके general physical में देखूंगा। Then after doing other component of general physical examination, I will do the orientation, check the orientation and higher mental function, sir. Then in higher mental तो आपने function, ऑलरेडी कह दिया। जी सर, वो कह दिया। Then, अब वो क्या देखना चाहते हैं? sir, registration and recall, and then sir primitive reflexes, pronator drift, and sir then the frontal lobe sign, judgment, abstract thought, then sir temporal lobe sign, parietal lobe sign, so like the calculation, stereognosis, finger agnosia, ये और 2 point discrimination, ये सर देखूंगा, लेकिन ये इससे रिलेटेड नहीं होंगी सर। Then sir I will do the first 6 cranial nerve examination and then do the rest of examination. cranial nerves में क्या देखोगे? cranial nerves में क्या important है? सर cranial nerve में मैं फंडोस्कोपी देखूंगा सर, और एक्स्ट्राक्युलर मूवमेंट देखूंगा, और सर विजन देखूंगा। जी सर। और कुछ और भी देखोगे? सर ये 3 चीजें इम्पोर्टेंट हैं। What about optic nerve, olfactory nerve को चेक करोगे? Yes sir, olfactory। जी राइट, olfactory। फ्रंटल लोब में आ गया। बिल्कुल सर। थर्ड नर्व को क्या देखोगे आप? थर्ड नर्व में सर I will check the size of the pupil, then direct indirect reflex, and then the accommodation, and in extraocular movement I will check the upward movement, upward movement of eyeball, and then the downward movement and medial movement of the eyeball. और lateral? लेटरल वो लेटरल रेक्टस की है तो उसको 6th cranial nerve सप्लाई करते हैं। अच्छा, तो अब बेस इसमें आपने देख लिया। चलो, तो आपने व्हाट डू यू थिंक, वेयर इज द लीजन आपने बताया? द फ्रंटल लोब सर। फ्रंटल लोब में। चलो, ये एग्जामिनेशन था, बिहेवियर, मेमोरी, फंडोस्कोपी, प्लांटर्स। हाँ, इसमें आप अपने को भी तो देखने होंगे ना, लॉन्ग ट्रैक साइंस भी देखते हैं, रिफ्लेक्सेस रिस्ट कैंप, एक साइड की वीकनेस है कि नहीं है, प्लांटर्स अपविंग, स्पेशली प्लांटर्स का इंपॉर्टेंट भी आ जाता है कि प्लांटर्स को आपने मिस नहीं करना। कैपेबिलिटी में आपने देख लिया, ठीक है। चलो आगे चलें, क्या है और भी इसमें है? बिहेवियर तो आपने बता दिया, मेमोरी भी बता दी। मेमोरी का क्या होता है? जो सा फ्रंटल लोब में अगर लीजन हो, मेमोरी कौन सी मेमोरी इफेक्ट होती है? रीसेंट या रिमोट? नहीं सर, रीसेंट इफेक्ट होगी सर, रिकॉल इफेक्ट होगी। कहाँ पे होता है मेमोरी का एरिया? सर फॉर्निक्स। और तो मैगडेला भी इन्वॉल्वमेंट है? सर फ्रंटल लोब में तो सर आई डोंट, बाकी ओके। और बिहेवियर का आपने जिक्र कर दिया, जी सर का बता दिया, ठीक। चलें आगे। What are you going to do? How will you investigate this case? Sir, I will do the MRI, brain with contrast, and routine investigation. You think that there is a lesion in the frontal lobe? यही आपने कहा ना? जी सर। So what investigation would you like to have? Sir, it depends. Specific investigation अगर आप करवाएं, specific investigation करें, तो क्या करना चाहोगे? MRI brain with contrast. दिखाएंगे MRI brain with
ये प्लेन नहीं करवाएंगे साथ का, सिर्फ कंट्रास्ट ही करवाएंगे आप? सर दोनों उसमें आ जाएंगे, प्लेन और ये कंट्रास्ट। दोनों कैसे? अगर आप कंट्रास्ट लिखेंगे तो कंट्रास्ट ही वो करेगा, प्लेन एंड कंट्रास्ट लिखेंगे तो वो बोथ करेगा। जी सर। एमआरआई कंट्रास्ट का कोई फायदा है करवाने का, ये बताएं मुझे आप। जी सर बिल्कुल है सर। नहीं तो प्लेन अगर नहीं करेंगे तो कंट्रास्ट का नहीं, हमारे वैसे ये ऐसे करते हैं कि जी हमारा प्लेन और कंट्रास्ट भी इकट्ठा कर देते हैं, दोनों ही कर देते हैं उसमें। ये दोनों you have to write plane and नहीं it the MRI contrast is only asked if you have a plane MRI done already. Otherwise you have to write plane and contrast because you have to compare with something. Yes. Yes. तो दोनों का पूछना है. Yes. Plane and contrast दोनों का जिक्र करना है. Compare with something and the comparison is the plane MRI. Yes, yes. इसमें कोई और भी कुछ कहना चाहेंगे अगर आप फ्रंटल लोब में सस्पेक्ट कर रहे हैं? कोई और भी आप स्पेसिफिकली किसी चीज को देखना चाहेंगे? अगर सर स्पेशल एडवाइस करना चाहिए अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि फ्रंटल लोब में लीजन, कहाँ पे आप सस्पेक्ट कर रहे हैं लीजन? सर फ्रंटल लोब में बहुत बड़ा होता है ना, कोई खास जगह पे, कोई मिड लाइन में है, साइड पे है, या कहाँ पे सस्पेक्ट कर रहे हैं? साइड पे हो सकता है, मिड लाइन साइड पे हो सकता है। अच्छा चलें, दिखाएंगे इनका इन्वेस्टिगेशन दिखाएंगे। दिस इज probably this is CT scan of the patient, है ना? I think this is CT scan. क्यों जी? Is it CT scan or it's MRI? CT scan. CT. तो we have got CT scan हमें मिल गया है, अगर इस पेशेंट का मिल गया कि this is the CT scan of the patient. Can you describe this? अगर आपको दिया जाए कि just describe this slice. So this is a CT scan brain, plain axial window. There is showing the intra-axial mass, that is the iso density is mixed, iso dense, and also there are some hypodense and hyperdense areas. And it is also the peripheral hypodense area that is suggest of edema, and it is compressing the ipsilateral ventricle, and there is also midline shift. Sir. Where is this mass located? Lesion located? In the right frontal. What is the white thing? What is the hyperdense thing you are seeing? Sir, इसमें कुछ hyperdense. जी सर, it may be sir bleed sir, और वो सर कैल्सिफिकेशन हो सकती है, लेकिन सर उसकी हाइपरडेंसिटी ज्यादा हो। how you differentiate between a bleed or a calcification? Sir, in bleed the hyperdensity will be 70 and in 70 to 100, and in calcification it is 300 to 400 sir. रीजन कहाँ पे है? What 70 to 100 ग्राम और क्या kilograms और क्या? What is the unit? Sir, what is the unit of? Sir, 70 to 100 क्या है? Hounsfield. Hounsfield. Yes. It's called Hounsfield. Yes sir. So you have to give the unit. Right. ठीक है? और calcification में कितनी होती है? 70 to 100 sir. Oh sorry, 300 to. So it's very high Hounsfield. And how you measure it? ये कैसे measure करते हैं ये? सर ये हम करते हैं, कंपेयर करते हैं बोन से सर। चले आगे चले, तो मूव फॉरवर्ड। ये तो अच्छा, तो इसमें where is the lesion आप कह रहे हो? Where is the lesion? बेटा situated? ये जब situated on left side or right side? सर राइट फ्रंटल। राइट फ्रंटल में। अच्छा, क्या है? where do you think? सारा राइट फ्रंटल में है? जी सर, सारा राइट फ्रंटल में लीजन है? जी सर। कहीं और भी है लीजन? और सर मैंने बताया लेटरल वेंट्रिकल जो है ना, पैरावेंट्रिकुलर, ये लीजन है यहाँ पे। ये राइट तो आपने कह दी, ये क्या है? सर, Is it
इसमें है लेफ्ट साइड पे कि नहीं है? यस सर, यस सर, ये तो आपने ब्लीड भी दिखा रहे हैं। जी सर। अच्छा, एक मैं पॉइंट इंटरप्ट करना चाहूंगा नदीम साहब, जस्ट 1 minute. I think he never mentioned CT scan as a Right, sir. investigation. He went straight to MRI, scan, plain and contrast. And this is the drawback, because if you go straight on MRI, you would not have been able to pick up this bleed. Right, sir. So you should always start with the CT scan, brain, plain, ठीक है, and contrast, right? उसमें सीटी पे काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप एमआरआई नहीं पिक करता है, जैसे ब्लीड होगी, जैसे कैल्सिफिकेशन होगी, right? They are very important. They are complement each other. So if you start straight on MRI, actually I would deduct your marks, because in many centers MRI is not available. And if it is a pure unicompartmental disease, not in depth, then I personally feel CT, plain and contrast is enough. You don't need to do an MRI. ठीक है ना? अब आपको तो नहीं पता ना किस किस्म का लीजन है, सो हमेशा सीटी स्कैन से स्टार्ट करें, दैट इज एंड स्पेशली द एग्जाम एंड इवन प्रैक्टिकली, ये भी मैं बता दूं। राइट सर। अच्छा, तो फिर बेस्ड ऑन दिस व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज दिस लीजन? So it is intraaxial neoplastic lesion. So it would be I will need again sir MRI. Any other feature you can see on this CT scan you did not describe? और midline ऐड करें कुछ, समथिंग और ऐड करें इसमें डिस्क्रिप्शन। ventricles का बताया, mid branch और इन्फेसमेंट ऑफ द वेंट्रिकल्स, ऑपरेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। जी सर। वेंट्रिकल्स का इन्फेसमेंट हो रहा है ना, सारे दो से कंप्रेस हो रहे हैं। कौन से वेंट्रिकल्स कंप्रेस हो रहे हैं सर? राइट कब हो रहा है, लेफ्ट कब हो रहा है? कौन से वेंट्रिकल? लेटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल है, लेटरल वेंट्रिकल या फोर्थ? थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल हो रहा है जी सर। लेटरल नहीं हो रहा? लेटरल हो रहा है जी। लेटरल हो रहा है या थर्ड हो रहा है? थर्ड नजर आ रहा है आपको? सर थर्ड नजर नहीं आ रहा सर। फिर आप कैसे कह रहे हो प्लस हो? जो चीज आपको नजर नहीं आ रही वो आप कैसे कह सकते हो प्लस हो रहा है? जो चीज नजर आ रही है आप उसको डिस्क्राइब करें ना। ये यहाँ पे देखो, ये है वेंट्रिकल। जब आप फॉर्मल दूसरे शूज में आएंगे तो उसमें आप देख सकते हैं। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? अल्टीमेटली आपने क्या कहा कि देयर इज सम इंट्राएक्सियल लीजन इन द which is extended bilaterally, bifrontal। so if so ये this is bleed या this is calcification you think? sir ये जो सर रेड लाइट मार्क किया गया जी सर, ब्लीड सर। ब्लीड क्यों हो गया सर? इसकी हाइपोडेंसिटी वो मतलब सर डेंसिटी कम है यहाँ से। नहीं, ब्लीड हो क्यों गया? व्हाट इज द रीजन? ब्लीड कैसे आ गया, कहाँ से आ गया? जी सर। Sir, tumor, malignant tumor, they believe because of their blood supply. The blood supply is narrow in the malignant tumors, so they believe. क्या कह रहे हो? Can we move forward? Yes, sir. अगला स्कैन देख लें, कंट्रास्ट या एमआरआई देख लें आगे। सर एमआरआई है। चलो sir, this is the MRI. So MRI brain T1 weighted image axial view sir. There is the abnormal signals in the इसमें क्या है? hypointense to isointense signals sir, in the right frontal and left frontal in the region of both frontal horns of the lateral ventricles. फिर नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें। And so this is a T2 weighted image, MRI T2 weighted image axial view. There are the mixed intensity signals here, and there are also the hypointense signals. And ये क्या चीज है? Indicating. What is this? Indicating. So indicating maybe the bleed and calcification. दोनों में hypointense Calcification. अभी आपको सीटी दिखाया हुआ है, आपने कहा जी कि ब्लीड है, अब फिर कैल्सिफिकेशन भी आ गई है। सीटी में है ब्लीड है और इसमें ब्लीड भी है। ये ब्लीड ही है आ गया। इसको कैल्सिफिकेशन क्यों कह रहे हो? तो नहीं कहना चाहिए आप। अच्छा, तो
Is it a cystic lesion or solid lesion? It's solid and having the also cystic portion. And there may So be it's mixed dense lesion. yes, sir, mixed intense. Solid cyst, you want to say it's solid cystic lesion? Sir, जो peripheral hyperintense area है, maybe it is edema, sir. ये And क्या जो चीज है? yes, ये क्या चीज है? yes, sir, maybe cystic. जी सर, Cystic area? जी सर, Cystic portion है? जी सर. एडिमा नहीं है? सर एडिमा सर फिंगर लाइक होता अगर इधर होता तो इसमें. ये क्या चीज? ये so this is edema. लेकिन सर नहीं ये सॉरी ये मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ. These small things. ये क्या चीज है इसमें? ये वाले इसकी बात कर रहे हैं सारा. ये सर दो छोटे छोटे ब्लैक आईज. जी सर, ये सब वेसल्स हैं. कौन सी क्या नाम है इन वेसल्स का? सर इधर वेसल्स का क्या नाम? एसी है सर, इधर होती है एसी. ये सर बिल्कुल कौन सा पार्ट होगा ये? A1 के A2? सर इधर A2 सर वो अगेन रेडियोग्राम पे ही बोल सकता हूँ. अच्छा चलो ठीक है. सो इस पे आपको ये लीजन नजर आ रहा है. So what do you think का आइडिया आ रहा है आपके ज़हन में? What is this type of lesion now? Sir, it could be the GBM, glioblastoma, sir. And any other thing? And it could be, sir, METS and lymphoma. METS. First of GBM and second METS, sir. Second METS दे रहे हो और third lymphoma. चलो आगे देखते हैं और कुछ further investigations कर लेते हैं. आ रहे हैं. ठीक है, ये था आपका. It is which what is this? ये कौन सा है sequence? Post contrast images. Post contrast images axial view and T1 post contrast image axial view showing the peripheral सर थोड़ी enhancement है लग रही है necrotic portion पे around जो है वो rim enhancement है. कौन सा necrotic portion है? Show me the necrotic portion. जो सर hypodense area है. वो तो bleed नहीं है. ये वाला कह रहे हो? नहीं सर नहीं ये वाला कह रहा है. ये कह रहा है ये तो ब्लीड नहीं है. पहले आपने सीटी पे भी देखा हुआ है, फिर एमआरआई के एक सीक्वेंस पे. हाँ तो ये है. वो ब्लीड इधर सर लेफ्ट साइड पे. ब्लीड यहाँ और नेक्रोटिक कौन सा है? ये कह रहे हैं. ये कह रहे हो? ये सर. चले आगे मेरे ख्याल में मैनेजमेंट पे आ जाते हैं. वो इंटरेस्टिंग होगी. मैनेजमेंट पे आ जाते हैं, कैसे मैनेज करना है. ये कॉर्नल में कहाँ पे है? ये क्या किधर जा रहा है लीजन? Corner में. What is the shape of this lesion? The butterfly shape, sir. Butterfly shape. So butterfly means, what does that mean? It means it is spreading through the corpus callosum and the both frontal lobes. क्या common होता है butterflies lesion जिनसे होते हैं? Most common क्या है? ये glioblastoma है. आगे चलें. Next. मेरे ख्याल में मैनेजमेंट पे आ जाए. That's the end of the. ये लास्ट था. ये लास्ट पे भी था. अच्छा. इसके बाद एक और है लेकिन that is not. ये मैं दिखाता हूँ आपको. दिखा दें. ये तो MRS है सर उसका. लेकिन मेरे ख्याल में मैनेजमेंट स्टार्ट कर लें. मैनेजमेंट स्टार्ट करें इसकी. Sir, so what do you think? What are you going to do with this patient? क्या कर सकते? I will admit the patient and counsel the patient and optimize the patient. Give him the corticosteroids and also fluids. No, what will you tell to the patient and its attendants? So I will first of all tell the patient that there is a malignant lesion in the anterior region of the brain, and then it is
the life expectancy in this lesion is very small, less than 36 weeks. Then Less than 36 30 weeks. जी सर 36 weeks कितने हुए महीने यार? कितने महीने कर लिए? months हो जाएंगे तकरीबन। हैं? ये तो बहुत कम बता रहे हो। Less than 36 है? थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है। 9 months। इससे ज्यादा भी हो सकता है सर, ज्यादा हो कहाँ तक चले जाता है? तो रेंज है सर वो ये 9 months हो गया। 12 months है 36। So if the how will you convince the patient? वो कहता है यार ये तो malignant है, मैं तो नहीं कराता, अब तो खत्म हो गया, जिंदगी खत्म हो गई। Why would you like to operate upon this? आप इसको ऑपरेट करोगे? There is a mass effect, sir, number one, and there are also peripheral edema, and again depends upon the KPS of the patient, his performance scale, sir. Then I will usually, sir, we do biopsy in these patients, sir. Biopsy of the patient. What's the do the cytoreduction सर्जरी करते हैं। आप इसको क्या करना चाहोगे? सर मैं मास इफेक्ट कम करूंगा और फिर बायोप्सी लेना चाहते हो या मास इफेक्ट कम करना चाहते हो? सब टोटल रिसेक्शन करूंगा जितना ज्यादा कर सकूंगा फिर, लेकिन सर और स्टूप पोस्ट आप इसको जरा इसकी पिछले सीक्वेंस जरा दिखाएं लाल ना जरा थोड़ा सा। इसमें क्रेनियोटमी आप क्या करना चाहोगे? जरा थोड़ा सा पीछे एक्सियल का दिखा दें। अच्छा चलिए ये है, अगर फर्ज करें आपके पास लीजन है, सो वेयर इज लीजन सिचुएटेड? यहाँ पे आप अगर आपने ऑपरेट करना है इसको, कहाँ पे से सीन का क्या क्रेनियोटमी करोगे? सर ये कोरोनल सुचर से 1/3 आगे है और 2/3 दोनों वो पीछे है। किधर है? कौन सा हाथ लगा के दिखाओ। कैन यू आपको सेस है कौन सा सुचर किधर है? किधर है? ये कॉर्नर सुचर। ठीक है चलो, तो इसको क्या करना चाहोगे? ये तो ज्यादा राइट पे है ज्यादा लेफ्ट पे है? सर इसमें तो बीच में लग रहा है और साइड्स में इसमें तो नजर नहीं आ रहा, बीच में ज्यादा नजर आ रहा है। ज्यादा तो इधर राइट पे नजर आ रहा है ना। राइट पे करना चाहोगे या लेफ्ट पे सर्जरी करना चाहोगे? दोनों पे करना चाहोगे इकट्ठे? राइट पे करना चाहूंगा। राइट पे क्यों करना चाहोगे? सर वो नॉन डोमिनेंट एरिया है और इसकी प्रेजेंट जो है वो राइट साइड की ज्यादा है सर, और इस वजह से क्या क्रेनियोटमी करोगे? फ्रंटल क्रेनियोटमी करूंगा। क्या उसमें मार्क करके बताओ कैसे फ्रंटल क्रेनियोटमी क्या होता है? कहाँ से फ्रंटल क्रेनियोटमी करोगे? कौन सा लीजन करोगे? कहाँ पे इंसीजन दोगे? किस इंसीजन दोगे? सर बाइकोरोनल इंसिशन दूंगा सर मैं, एंड देन स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू इंसाइज करके राइट फ्रंटल बाइकोरोनल इंसिजन दोगे? जी सर। और बरोल्स कहाँ करोगे? बरोल सर एक 2 कोरोनल सुचर के पीछे करूंगा सर और 2 कोरोनल सुचर के आगे करूंगा। आप ऊपर से जाना चाहोगे या साइड से जाना चाहोगे? सर साइड से भी जा सकते हैं या ऊपर से जाना चाहोगे? साइड से जाऊंगा सर। इधर से जाओगे? इधर ये बेहतर है, इस तरह जाओगे या ऊपर से नीचे जाओगे? तो यहाँ से बीच से जाऊंगा। कहाँ से? राइट साइड से जाना चाहते हो? जी सर। ये राइट साइड से जाना चाहते हो? राइट क्रेनियोटमी करके जाना चाहते हो? जी सर। ये इंसीजन लेना चाहते हैं या ऊपर से बेहतर रहेगा? कॉर्नल दिखाएं जरा, कॉर्नल दिखाएं। नहीं दोस्तों मंगवा लें। ये तो एक्सियल है थोड़ा सा। कॉर्नल में इसमें क्या सूरत हाल है? इसमें से आप अगर राइट से जाना चाहते हो, ये डोंट यू थिंक दिस इज बेटर? ऊपर से जाएं आप नीचे आए, ये तो 95
बीपी और वायरल इसमें तो आप एड्रेस सारा ये कर सकते हैं, तीनों चीजें करनी है आपने, इसका करना है। ठीक है। से बाय द वे टेंडर से पहले आप 300 वायरल किट और भी कोई ऑप्शंस है इसके लिए? अच्छा, आप बायोप्सी लेना चाहते हैं या छोड़ भी कुछ करना चाहते हैं? तो बायोप्सी लूंगा और फिर रेडियोथेरेपी सर आप सिंपल बायोप्सी लोगे? 5 मिनट और पूछिए, फिर उसके बाद जुमे के दिन हम वाइंड अप करेंगे। 5 मिनट और ले लें। सिंपल बायोप्सी ले लो। जितना मास्टर कर सकता हूँ उतना करूंगा। सब आप प्रिंट आउट में करके इधर चले गए तो आर यू नॉट गोइंग टू डू बायोप्सी ले लोगे तो डू यू थिंक दैट विल हेल्प यू आउट? या आपकी रेडियोथेरेपी जो दोगे बाद में दोगे ना, रेडियोथेरेपी तो आप देनी है, विल दैट हेल्प यू आउट? इतना बल्क पड़ा हुआ है, विल रेडियोथेरेपी बी इफेक्टिव? जी सर, इफेक्टिव होगी आपका ख्याल है? बायोप्सी लेने से इफेक्टिव होगी या डिबल्किंग करने से इफेक्टिव होगी ज्यादा? सर बायोप्सी के साथ सपोर्टेशन जितना ज्यादा मास इफेक्ट कम कर सकते हैं उतना नहीं कर। बायोप्सी तो नहीं लेंगे ना आप, तो उसको मैक्सिमम सेफ डिबल्किंग करेंगे, मैक्सिमम सेफ डिबल्किंग करेंगे ताकि इट हैज टू बी मिनिमाइज्ड। बायोप्सी लेने से तो वो ज्यादा और एग्रेसिव ट्यूमर भी हो जाता है, ट्यूमर बिकम्स ए मोर एग्रेसिव। क्या चीज होती है, दैट कंडीशन कॉल्ड ट्यूमर बिकम्स एग्रेसिव, नाराज हो जाए। हां, वुंडेड ग्लाइमा, वुंडेड ग्लाइमा सिंड्रोम। What is that wounded glioma syndrome? So if you partially resect the tumor, then there is the post-op bleeding and cerebral edema due to this. So we call it the wounded glioma syndrome. So the aim should be then not biopsy but maximum safe debulking. ठीक है, यहाँ से debulk करते हैं ताकि it should be। तो उसके बाद कहाँ क्या करेंगे इसको, पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली कहाँ आप मैनेज करेंगे, क्या मैनेज करेंगे इसको? उसको सर फिर फॉलो अप करूंगा मैं और 6 वीक के बाद स्ट्रोक रिजीम शुरू करूंगा। फॉलो अप पोस्ट ऑपरेटिव में क्या क्या मेडिसिन दोगे उसको? सर स्टेरॉइड्स दूंगा, एंटी एपिलेप्टिक्स दूंगा सर, और बाकी सर H2 ब्लॉकर और भी दो बस। बाकी एंटीबायोटिक्स 3 दिन या 5 दिन के लिए दे सकता हूँ। और बाकी सर स्ट्रोक रिजीम 6 वीक के बाद शुरू करेंगे। स्ट्रोक रिजीम को तो बात की बात है, अभी क्या अभी तो पेन किलर नहीं दोगे उसको? जी सर। पेशेंट को इतना बड़ी सर्जरी कर रहे हो आप, पेन किलर देने की जरूरत है कि नहीं है? जी साहब, उसका टाइम खत्म हो गया तो बस टाइम खत्म हो गया। हाँ, तो खालिद साहब अगर आपने कुछ पूछ रहे हैं तो करें मेरे ख्याल में। खालिद आप सम अप कर दें। I think I would like to sum up that he has a good knowledge. This guy has got a good knowledge, Dr. Mumtaz, and he's a well-read doctor, and he seems confident as well. But I was not happy with his operative management. I think he was down. Okay, you need to improve that. I think the opinions may vary, but I think as a candidate, if you get a butterfly glioma, Nadeem साहब की opinion और होगी. If you have a butterfly glioma, you should avoid answering craniotomy as your first answer. Maybe Nadeem साहब करते हो, मैं नहीं करता. लेकिन because you don't gain anything. ये butterfly glioma is not frontal polar. This is a butterfly glioma that is symmetrically present almost bilaterally and in very depth posteriorly. So if I think you start doing craniotomies, you can only do on one side and you're going to wreck this patient. So you can do cytoreduction only on the one side. And that if you do craniotomy, I mean, even the best surgeon, if he wants to get this patient alive after surgery, he would not remove more than 30-40% of the tumor. That would not make any difference in the survival. So what I would expect from you is you tell that this is a butterfly glioma, in depth, both sides. I understand that this patient has got a mass, but we are in a catch. We can't help him much. With surgery, you cannot remove more than 30-40% of the tumors, and there are high chances of this patient being on ventilator and wrecked. So I think I would start off with a biopsy,
And biopsy, there are two ways of doing biopsy. Right. One is a stereotactic, that's the ideal because this is at the depth. So stereotactic biopsy का आपको पता होना चाहिए what type of frame you use it, how you do it. If that facility is not available, you can do the freehand biopsy and then subject this patient to radiotherapy and chemotherapy. अब आपसे पहले सर्वाइवल पूछी है, आपने बताया 9 महीने. इस पेशेंट की सर्वाइवल मेरे हिसाब से 3 महीने. Why I say that? You are unable to remove this tumor. You are just going to do the biopsy only. And with biopsy of that big tumor and radiotherapy and chemotherapy, इसके results कभी भी 9 months नहीं हो सकते. Because 9 months is with the best of the best treatment for GBM, which includes the radical surgery and all rounds of chemotherapy and radiotherapy. इस पेशेंट में मेरा नहीं ख्याल कि 2, 3, 4 महीने से ज्यादा इसकी लाइफ है, बाकी अल्लाह को पता होता है. But I think the answer in butterfly glioma, हाँ, ऐसे butterfly glioma को आप सर्जरी कर सकते हैं craniotomy, which are predominantly more on one side and they are to some extent not going deep but coming front. ये तो बहुत डेप्थ में पड़ा हुआ है यार. ये तो पेशेंट आप इसकी craniotomy करेंगे ये उठेगा ही नहीं पेशेंट. I can bet with you. ठीक है? नहीं, ऐसी बात नहीं खालिद. You can do it. यहाँ से हम लोग तो रूटीन किया है, यहाँ से करते हैं. आप कम से कम ठीक है, आप वो भी बात ठीक कह रहे हैं कि जी बायोप्सी एक ऑप्शन है, लेकिन वही बात है लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप बायोप्सी करके 2-3 मंथ तो डिबल्क करके अगर थोड़ा किया जाए तो ज्यादा रेडियोथेरेपी इफेक्टिव होगी, ज्यादा उस पे होगा. और ये जो है यहाँ से जाने यहाँ से आप जाके करके डिफरेंट वेज हैं. आपकी अपनी ओपिनियन है, हमारी अपनी ओपिनियन है, हमारा अपना एक्सपीरियंस है. नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप एज ए कैंडिडेट क्योंकि वो जो सा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होगी वो मैक्सिमम आपकी जो बायोप्सीज के साथ होगी वो सिर्फ 2-3 महीने है. थोड़ा सा डिबल्क करने से मे बी के इसके 2-3 महीने और मिल जाए उसको मे बी. नहीं बल्कि डिबल्क करने का जो सबसे बड़ा नुकसान ये है द पर ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस व्हिच आई एम वरीड अबाउट. नहीं तो मेरा ख्याल है कि नहीं होती, कोई इतनी ज्यादा नहीं. एक साइड से अगर आप जाए ना तो उसमें कहाँ से होता है. आप बायलैटरल नहीं करना आपने, अब यहाँ से आपने सिर्फ करना है. और फ्रंटल लोब है, इसमें जितना आप आराम से डिबल्क कर सकते हैं आराम से बड़ा किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं. उससे ये होगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो सी ना थोड़ी सी बढ़ जाएगी. वरना तो बायोप्सी विद रेडियोथेरेपी 3 मंथ्स थोड़ा सा ये 5-3-4-6 महीने आई यू राइट कि जी काम ही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लेकिन थोड़ा 2-3 लाख डिबल्क करने से होगा. मैं ये कहता हूँ कि the smart candidate should read the mind of the surgeon. आपका माइंड क्रेनियोटमी वाला है, मेरा बायोप्सी वाला है. Let's not enter into the controversy. हम कैंडिडेट को ये ट्रेनिंग वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी आपका भी ठीक है. कैंडिडेट ये कहे कि जनाब मैंने इसके ये फायदे हैं, इसके ये नुकसान आते हैं, दूसरी चीज के ये फायदे हैं, ये नुकसान आते हैं. In both scenarios, we are in a very difficult situation. A young patient who is intact, he's not hemiplegic. There is a deep-seated bilateral GBM in this patient, which we are not able to resect it completely. And his survival is not going to be 9 months in any case, anywhere in the world. So options are, well, you start off with the, I think, minimal invasive, that's the biopsy, either a freehand or a stereotactic. And then maybe if somebody wants to do a surgery, but it would be only on the one side at the cost of giving any hemiplegia or brain swelling or things like that. Biopsy की भी complications हो सकती हैं. Mass spec में biopsy करेंगे hemorrhage हो जाता है. That's why precision biopsy stereotactically की जाती है. That's why I put it as a first option. क्योंकि अगर आप इतने mass spec में अगर आप free hand करते हैं तो hemorrhage हो जाता है, swelling हो जाता है. So anyhow. Yes, the students should know about the both options. उनको पता होना चाहिए कि भाई हर एक ऑप्शन का उसको पता होना चाहिए. Anyhow, it was a very good discussion, sir. काफी अच्छी डिस्कशन थी. और सर आज हमने तकरीबन 56 लोगों ने अटेंड किए पार्टिसिपेंट से इस डिस्कशन में. अच्छा, गुड, माशाल्लाह. They were all JPMC या पूरे कराची से थे? नो सर, ये तो पेशावर की भी है, एबटाबाद की भी है, आपके लाहौर की भी लड़के होंगे, फैसलाबाद की भी है, पूरे मुल्क के हैं जो एग्जाम में हो रहे हैं, और हमारे वार्ड के लोग भी हैं. ये आपको पूरा मुल्क से. ये खालिद कहाँ से हैं जो बाहर घूम भी रहे हैं, मज़ार सी जगह पे घूम रहे हैं? खालिद खानज़ादा नाम है, अदनान. ये खालिद अदनान है जो खालिद अदनान. He's in Kabul. अच्छा, he's from Kabul. Yes, I'm from Kabul, sir. I will appear in exam, inshallah, on 20th. I came to Abbottabad. I'm training from Abbottabad, sir. Sajid Nazir, British supervisor. अच्छा, Bharti साहब के साथ. Now you are presently in Kabul. No, sir. I came 2 days back from Kabul to Abbottabad, sir. अच्छा. So आप काम, you are working in Kabul या in Abbottabad?
नहीं सर, मैं एग्जाम की वजह से अभी तक कहीं पे ज्वाइन नहीं किया, तो एग्जाम की तैयारी कर रहा था सर उसमें। बेसिकली आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? Basically, I'm from Kabul, sir, but I trained here in neurosurgery Aptobar, sir. अच्छा, चलो वेलकम। ठीक, तो मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह, आपसे मुलाकात होगी। चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया, अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, और आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव था, हम लोगों के लिए भी इंफॉर्मेटिव था। सर एक मिनट, ये कैंडिडेट्स अगर किसी से कोई क्वेश्चन है तो 1-2 मिनट हम डिस्कशन कर सकते हैं। दोनों सीनियर लोग हैं, हमारे एग्जामिनर हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं एग्जाम हवाले से तो आप लोग क्वेश्चन करें और खुद डायरेक्ट क्वेश्चन करिए, लेकिन ना सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। इस पेशेंट के हवाले से मेरा एक क्वेश्चन है। हमारा जब कंट्रोवर्सी हुई कि हम इसको स्टीरियोटैक्टिक करें या जस्ट बायोप्सी लें या मैक्सिमम डीबल्क करें, तो हम इसमें अगर पेशेंट के काउंसलिंग में अगर पेशेंट का हम व्यू ले लें कि वो क्या चाहता है, तो उस हिसाब से अगर हम ये चीज़ें बताएं कि सारी चीज़ें हम करके देन एक डिसीजन पे आ जाएं, तो बेहतर ये नहीं होगा कि इस पेशेंट की अगर 3 मंथ्स सर्वाइवल चले, 3 मंथ्स है बायोप्सी से या डीबल्किंग से, 6 मंथ्स हमने कर दी, 9 मंथ कर दी, लेकिन सर्जरी से पहले की उसकी जो लाइफ है जो अभी वाली, आफ्टर सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस तो काफ़ी होंगी, तो क्या हम इसको एज इट इज़ नहीं कर सकते कि भाई जितनी लाइफ है इसकी विदाउट मिजरी इसकी लाइफ जो है वो पास हो आगे, या फिर हम उसको एक क्रायोटमी करें इस एज में और उसके बाद जो है पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, तो ये कर सकते हैं बेस्ट ऑप्शन इन सबको नजर में रखकर हम क्या कर सकते हैं? जब भी आप ये पेशेंट को ऑप्शन देते हैं तो मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं, ठीक है ना। उसमें आपके बाद का टेंडेंट्स ये भी बताते हैं कि जी हम क्या ऐसा नहीं है कि मेडिसिन से चला सकते, बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं तो कहते हैं नहीं हमने ऑपरेट तो कराना ही नहीं, ठीक है, तो उनके लिए फिर हम लोग मेडिसिन से एडवाइस करते हैं। तो मेडिसिन फिर आप एडवाइस करेंगे। पेशेंट की जो आपके साथ डिस्कशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेशेंट चॉइस क्या है, आप उनको अपना ये बताएंगे कि ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। और बाद लोग होते हैं कहते हैं कि 6 मंथ या 3 मंथ से जी हम नहीं कराना जी हम मेडिसिन हैं पेशेंट, तो देन वी जस्ट वेट एंड सी, वो कंजर्वेटिव मैनेज करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन बाद का ये होता है कि जब पेशेंट ड्राउजी होता है, अनकॉन्शियस होता है, फिर वो आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ अब हमने कराना है, कोई चांस ले लें, ऐसा है। तो फर्स्ट पेशेंट चॉइस ठीक है बिल्कुल, अटेंडेंट्स के साथ बैठ के इम्पोर्टेंट है, अटेंडेंट्स और उसके साथ पेशेंट के साथ बैठ के काउंसलिंग डिस्कस करके देन यू हैव टू प्रोसीड, ठीक है। 2 ऑप्शंस उसके देते हैं। अगर वो कहता है जी मैंने बिल्कुल कोई नहीं सर्जरी करानी, मुझे सिर्फ दवाइयों से ट्रीट करें, तो वेल गुड, ठीक है, बिल्कुल आपने क्यों बता दिया, तो उसको कंफर्टेबल रखें उसको। एक और क्वेश्चन है सर, एक डॉक्टर है डॉक्टर शाकिरुल्लाह फ्रॉम पेशावर, तो एक क्वेश्चन करेंगे फिर हम वाइंड अप करेंगे सर। जी डॉक्टर शाकिरुल्लाह साहब। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। मेरा क्वेश्चन आपसे एग्जाम के बारे में सर, नमाज का टाइम भी है सर, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि एग्जाम के लिए जो टॉक्स होंगे तो उसमें शॉर्ट केस भी होंगे या शॉर्ट केस नहीं होंगे, वो पुराने जैसे टॉक्स होंगे। और दूसरी, हमें जो एग्जामिनेशन किट्स अपने साथ एग्जामिनेशन हॉल में ले जाएंगे या नहीं, उसकी जरूरत नहीं होगी? अगर आप किट्स ले जाएं तो उसमें कोई हर्ज नहीं, इतना भारी चीज तो नहीं है। और शॉर्ट जो टॉक्स है वो पुराना टॉक्स है, जो पहले बना हुआ वही टॉक्स है, उसमें और चीजें नहीं होंगी, जिस तरह उसमें कोई शॉर्ट केस वगैरह नहीं है उसमें। सर बेहतर है आप चीजें ले जाएं साथ, वो चीजें ले जाए तो अच्छा है सर। But there won't be any long or short cases. They would be, the patient contact is not there. Yes. The patient contact is not there. टॉक्स में कुछ ना हो, टॉक्स के लिए कुछ चीजें भी देना चाहिए हो, पेंसिल पेन वो। I really don't think so. There is any patient contact. आप सेफ साइड पे ले जाएं, गाड़ी में इसको रख दें या कमरे में रख दें। मेरा नहीं ख्याल छोटा सा जो ब्रीफकेस आपसे तैयार किया हुआ है, either in long or short, they are all synonyms. ब्रीफकेस 1 साल ब्रीफकेस पे लगाया है, but I'm afraid it won't be used. Yes. चलें, lucky people. Sir, now use होता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं एक मिनट में कैंडिडेट्स को मैं एडवाइस करना चाहूंगा। देखिए बात ये है कि यू नो द वे द डिस्कशन वाज गोइंग, नदीम साहब का व्यू था, मेरा व्यू था, द कैंडिडेट शुड बी वेल रेड ऑलराउंडर। इसको भांपना चाहिए कि एग्जामिनर क्या चाह रहा है।
आपको स्टीरियोटैक्टिव बायोप्सी का भी पता होना चाहिए, उसके फायदे और नुकसानात का पता होना चाहिए, आपको फ्री हैंड बायोप्सी के फायदे और नुकसानात का पता होना चाहिए, आपको नॉन सर्जरी के फायदे और नुकसानात का पता होना चाहिए, आपको क्रेनियोटॉमी के फायदे और नुकसानात का पता होना चाहिए. And the way the discussion goes, you should start talking about pros and cons. But if you say what you would do, then you, based on whatever you think, you should stick to that point. ये मेरा ये व्यू पॉइंट है, but the opinions may vary. Examiner may disagree with you, but still can pass you based on your confidence and your depth of knowledge. Yes. अब मेरा पॉइंट समझ आ गया? एक एग्जामिनर का जरूरी नहीं कि आप उसकी हाँ में हाँ मिलाएं. अगर आपको सारी ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स का पता है, तो यू आर स्ट्रेट पास. Yes. It's very important. Okay, thank you very much. Thank you, sir. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, Khalid साहब. Thank you, Nadeem साहब. बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने टाइम दिया. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Jazakallah. Okay.